नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एसिंक फंक्शंस के बारे में। अब अभी तक हमने एसिंक्रोनस फंक्शंस को देख लिया कि किस तरीके से लिखते हैं, पर एसिंक फंक्शंस एसिंक्रोनस तरीके से काम करने का, कोड करने का एक और ज़्यादा क्लीनर तरीका है। मतलब और थोड़ा सा हम कॉम्पैक्ट और थोड़ा सा इजीली अंडरस्टैंडेबल बना देते हैं अपने कोड को जब हम एसिंक फंक्शंस को लिखकर कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसे एसिंक फंक्शन को समझने के लिए हम दो कीवर्ड्स को समझेंगे। एक हमारा एसिंक कीवर्ड है, एक हमारा अवेट कीवर्ड है। सबसे पहले बात करते हैं अपने एसिंक कीवर्ड के बारे में। एसिंक कीवर्ड से हम अपने एसिंक फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। हमने जो भी नॉर्मल फंक्शन बनाया है उसके सामने अगर हम एसिंक कीवर्ड को लिख देते हैं तो वो फंक्शन हमारा एसिंक फंक्शन बन जाता है। और जितने भी एसिंक फंक्शंस होते हैं ये सारे के सारे बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रॉमिस को रिटर्न करते हैं। चाहे हम प्रॉमिस को रिटर्न करने का स्टेटमेंट लिखें चाहे ना लिखें, पर ये सारे एसिंक फंक्शंस एक प्रॉमिस रिटर्न करते हैं। और फिर जो भी प्रॉमिस इस फंक्शन से रिटर्न होता है उसके ऊपर हम अपने मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमारा देन मेथड, जैसे हमारा कैच मेथड। तो एक बार क्या करेंगे, हम एसिंक फंक्शंस को बनाकर देखते हैं। हमारा जितना भी हमने कोड लिखा था उसमें से हम सेव डीबी वाला जितना भी पार्ट है उससे थोड़ा सा हटाने वाले हैं। ये पुराने वाला जो एग्जीक्यूशन था चेंज कलर का, इसको भी हटा देते हैं हम। ये हमारा सिर्फ चेंज कलर वाला पार्ट है, बट अभी के लिए इसे हम कर देते हैं कॉमेंट आउट। और क्या करेंगे, हम एक एसिंक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। लेट्स सपोज हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है, इसका नाम है ग्रीट, और ग्रीट के अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं इस फंक्शन से हेलो। एंड अब इस फंक्शन को एसिंक बनाने के लिए हम सिंपली इसके सामने लिख सकते हैं एसिंक कीवर्ड। अब हम इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब जब हम अपने इसे कर देते हैं थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज, जब कंसोल के अंदर हम अपने ग्रीट फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये ग्रीट फंक्शन, इवन दो इसमें हमने कोई रिटर्न प्रॉमिस की स्टेटमेंट नहीं लिखी, फिर भी हम एक प्रॉमिस रिटर्न करके देगा। ये हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस की स्टेट है फुलफिल्ड, और प्रॉमिस के अंदर रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है हेलो। तो बेसिकली जो स्ट्रिंग हमने रिटर्न की वहां से उससे एक रिजल्ट बन रहा है और वो हमारे प्रॉमिस के अंदर स्टोर हो रहा है। जो हमारे एसिंक फंक्शंस होते हैं अगर वो नॉर्मली पूरा एग्जीक्यूट कर लेते हैं और फाइनली कुछ वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, या लेट्स सपोज इन्होंने कुछ वैल्यू रिटर्न भी नहीं की, इस फंक्शन के अंदर कुछ नहीं हो रहा, अब इसे रिफ्रेश करके जब हम दोबारा कॉल लगाएंगे तो भी हमारे पास एक प्रॉमिस रिटर्न होगा। मतलब अगर ये फंक्शन चाहे तो कुछ भी ना रिटर्न करे तब भी प्रॉमिस रिटर्न होगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने हमने ये एसिंक कीवर्ड यूज़ किया है, और इस बार ये जो प्रॉमिस रिटर्न हुआ है इसके सामने आ गया अनडिफाइंड, क्योंकि कोई रिजल्ट रिटर्न नहीं हुआ। तो जब भी जो फंक्शन है नॉर्मली एग्जीक्यूट हो जाता है तो उस केस में जो वो प्रॉमिस रिटर्न करता है उसकी स्टेट आती है फुलफिल्ड। और अगर इसने कोई वैल्यू रिटर्न की है तो वो रिटर्न वैल्यू इस फंक्शन के अंदर आकर, इस प्रॉमिस के अंदर आकर स्टोर हो जाती है। पर अगर फंक्शन के अंदर कोई एरर आ जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है, फंक्शन के अंदर कुछ भी हम ऐसा कर देते हैं जिससे कोई एरर आ गया, अगर फंक्शन ने एरर थ्रो कर दिया तो उस केस में प्रॉमिस तो रिटर्न होगा ही, पर उसकी जो स्टेट आएगी दैट स्टेट विल बी रिजेक्टेड स्टेट। जैसे इस फंक्शन के अंदर हम हेलो तो रिटर्न कर रहे हैं, पर उससे पहले लेट्स सपोज हमने कर दिया abc डॉट ए, यहाँ कुछ लिख देते हैं abc.abc। अब यहाँ पर तो कोड नॉर्मल दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ये तो कोड नॉर्मल दिखाई दे रहा है, पर हमें पता है abc.abc का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि abc कुछ है ही नहीं और ये वाला abc मेथड भी कुछ नहीं है। तो हमें पता है ये वाली जो लाइन है ये एक एरर थ्रो करेगी। तो जब ये एरर थ्रो करेगी तो इस ग्रीट फंक्शन का जो प्रॉमिस होगा वो रिजेक्टेड स्टेट में आएगा। रिफ्रेश कर लेते हैं, इस बार ग्रीट को कॉल लगाएंगे तो क्या हुआ, प्रॉमिस को हमने प्रिंट करवाया, प्रॉमिस के अंदर क्या आया, प्रॉमिस के अंदर रिजेक्टेड इसकी स्टेट है, और एरर क्या आया, abc इज नॉट डिफाइंड। बेसिकली इस फंक्शन ने एरर थ्रो किया, रेफरेंस एरर abc इज नॉट डिफाइंड, और वही सेम एरर हमारे इस प्रॉमिस के अंदर आए। हम चाहें तो एक और तरीके से एरर को थ्रो कर सकते हैं। हमारे पास एक थ्रो कीवर्ड होता है, थ्रो कीवर्ड का काम होता है एरर्स को थ्रो करना। तो हम थ्रो कीवर्ड से किसी भी एरर को थ्रो कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम लिखते हैं सम रैंडम एरर, कोई भी रैंडम एरर इस कोड में थ्रो हो रहा है। सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, इस बार ग्रीट को कॉल लगाएंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉमिस आ गया, रिजल्ट में क्या है, सम रैंडम एरर, और क्या थ्रो हो गया, ये अनकॉट एरर आ गया ग्रीट वाले फंक्शन से, सम रैंडम एरर। तो इस तरीके से जब भी हमें कहीं रैंडम एरर थ्रो करना होता है या कोई एरर थ्रो करना होता है हम थ्रो कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और इस फंक्शन में क्योंकि थ्रो यूज़ हो रहा है तो फिर एक एरर आ गया तो हमारा प्रॉमिस रिजेक्टेड स्टेट में आ गया। अब हम चाहें तो अपने प्रॉमिस के ऊपर अगर हम ग्रीट को कॉल लगाएंगे तो एक हमारा प्रॉमिस रिटर्न होगा, उस प्रॉमिस के ऊपर हम चाहें तो देन एंड कैच को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं डॉट देन, अगर प्रॉमिस सक्सेसफुल स्टेट में हो गया तो हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस वॉज सक्सेसफुल
इसे हम लिख सकते हैं प्रॉमिस वॉज सक्सेसफुल या फुलफिल्ड या रिजॉल्व्ड लिख सकते हैं। और नहीं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर आ गया डॉट कैच। डॉट कैच के अंदर हमारा कोई भी एरर आ जाएगा कॉल बैक में, तो ये एरर आ गया। और यहाँ हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे प्रॉमिस वॉज रिजेक्टेड विद एरर, और एरर आ गया हमारा ERR। तो ये तो हो गया कैच वाला। देन वाले में लिख देंगे प्रॉमिस वॉज रिजॉल्व्ड, एंड उसके साथ साथ हम चाहें तो डेटा भी प्रिंट करवा सकते हैं। जो भी रिजल्ट आएगा प्रॉमिस का रिजल्ट हमें पता है यही हेलो होगा, तो कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट वॉज, यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे रिजल्ट को। तो ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि एक एसिंक फंक्शन हमने क्रिएट किया है। अब इस बार हमें पता है प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा, तो ये 2 लाइनें प्रिंट होंगी। रिफ्रेश करेंगे तो क्या हुआ, प्रॉमिस वाज रिजॉल्व्ड, रिजल्ट वाज हेलो। पर अगर हमने कोई एरर थ्रो कर दिया, लेट्स सपोज हमने सम रैंडम एरर, या इसकी जगह कर देते वीक कनेक्शन का एरर थ्रो कर दिया, सेव रिफ्रेश, तो इस बार आया प्रॉमिस वाज रिजेक्टेड विद एरर। क्या था एरर हमारा, वीक कनेक्शन। हम चाहे तो कोई और रैंडम एरर दे सकते हैं, 404 पेज नॉट फाउंड। ये एरर हमने देखा होगा, तो कई बार पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमारे पास वेबसाइट्स पे 404 आता है। रिफ्रेश करेंगे, प्रॉमिस वाज रिजेक्टेड विद एरर। क्या था एरर, 404 पेज नॉट फाउंड। तो इस तरीके से एसिंक फंक्शंस को हम क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मल फंक्शन को बस एसिंक कीवर्ड से हम एसिंक बना सकते हैं। ये फंक्शन अब एसिंक्रोनसली काम करेगा, मतलब एक प्रॉमिस को रिटर्न करेगा। उस प्रॉमिस के ऊपर हम अपने देन एंड अपने कैच मेथड्स को यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट हम चाहें तो अपने एरो फंक्शंस को भी एसिंक बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये एक वेरिएबल बनाया लेट हेलो, इसको असाइन किया है हमने एक एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन के सामने हमने एसिंक लिखकर उसे एसिंक बना दिया है। तो हम चाहें तो एक और फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, लेट इसे कह देते हैं डेमो फंक्शन। डेमो इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन बना लेते हैं जिसका काम है कि सिर्फ ये रिटर्न करता है वैल्यू 5। इसको कर लेते हैं सेव। तो ये वैल्यू रिटर्न करता है 5, ये हमारा एरो फंक्शन हो गया। इसके सामने अगर हमने एसिंक लिख दिया, तो जब भी डेमो को कॉल लगाएंगे हमारे पास प्रॉमिस रिटर्न होगा। रिफ्रेश किया, हमने डेमो को कॉल लगाया, तो हमारे पास एक प्रॉमिस आ गया, प्रॉमिस वाज फुलफिल्ड, और इसकी रिटर्न वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो इस तरीके से हमने एसिंक को यूज कर लिया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने अवेट कीवर्ड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अवेट कीवर्ड के बारे में। अवेट का मतलब क्या होता है, अवेट का मतलब बेसिकली इंतजार होता है। इसके अंदर हम वेट शब्द को देख पा रहे होंगे। वेट मतलब किसी चीज का वेट करना, इंतजार करना। तो अवेट कीवर्ड क्या करता है, अवेट कीवर्ड पॉजेज द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स सराउंडिंग एसिंक फंक्शंस अंटिल द प्रॉमिस इज सेटल्ड, यानी या तो रिजॉल्व हो जाए या रिजेक्टेड हो जाए। बेसिक मतलब ये है कि अवेट हमने जिस भी फंक्शन कॉल के सामने लिख दिया, तो अवेट क्या करेगा, अपने आसपास के सारे एसिंक फंक्शंस को पॉज कर देगा, उन्हें इंतजार करवाएगा। कब तक, जब तक हमारी जो करंट फंक्शन कॉल चल रही है उसमें प्रॉमिस सेटल नहीं हो जाता, मतलब उसमें प्रॉमिस फुलफिल हो जाए या फिर रिजेक्ट हो जाए, बेसिकली पेंडिंग ना रही प्रॉमिस। इसका हम एक बार थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल देखते हैं। जैसे इतने पार्ट को तो कर देते हैं हम कमेंट आउट, इसे भी कर देते हैं कमेंट आउट। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं। इस फंक्शन को हम नाम दे देते हैं गेट नंबर। गेट नंबर क्या करता है, गेट नंबर एक नंबर रिटर्न करता है विच इज इक्वल टू 5। अब हम क्या कर सकते हैं, एक और फंक्शन बना सकते हैं। इस फंक्शन को नाम दे देंगे डेमो। डेमो फंक्शन के अंदर हम इस गेट नंबर फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं। अब गेट नंबर के अंदर लेट्स सपोज रिटर्न नहीं करवा रहा है 5, तो प्रिंट करवा रहा है कंसोल डॉट लॉग, ये हमें कोई 5 वाला नंबर जो है प्रिंट करवा रहा है। अब इस डेमो फंक्शन को हम एसिंक बनाने वाले हैं, यानी ये हमारा एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। एसिंक फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले तो गेट नंबर को कॉल करेंगे। गेट नंबर को कॉल किया, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो अपने गेट नंबर को थोड़ा सा एसिंक्रोनस बनाना है। हमें पता है अभी तक क्या होगा, डेमो को कॉल लगाएंगे, डेमो गेट नंबर को कॉल लगाएगा, गेट नंबर से हमारे पास 5 प्रिंट हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे, डेमो को कॉल लगाएंगे तो हमारे पास 5 प्रिंट हो जाएगा। और क्या करेगा, डेमो हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करके दे देगा। पर हमें डेमो के साथ साथ इस गेट नंबर को भी थोड़ा सा इसे एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा। तो इसे एसिंक्रोनस बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, गेट नंबर से एक प्रॉमिस रिटर्न करवा देते हैं। तो गेट नंबर हमें एक नया प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और प्रॉमिस के अंदर कॉल बैक है, या तो वो प्रॉमिस रिजॉल्व हो सकता है या फिर वो प्रॉमिस रिजेक्ट हो सकता है। बेस्ड अपॉन द स्टेट, गेट नंबर हमें एक रैंडम नंबर रिटर्न करता है। लेट नंबर इज इक्वल टू मैथ 1 से लेकर 10 तक हम कोई भी रैंडम नंबर जो है उसे रिटर्न करवा सकते हैं।
math.random इंटू 10 और यहाँ पर कर देंगे +1। तो ये एक रैंडम नंबर आ गया और हमारे नए प्रॉमिस में ये रैंडम नंबर हमारे लिए रिटर्न होकर आ जाता है। तो ये हमारा एक एसिंक्रोनस फंक्शन है जो हमारे लिए एक रैंडम नंबर को रिटर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉमिस। तो अब हम गेट नंबर को कॉल लगा रहे हैं तो वो एक नई प्रॉमिस ऑब्जेक्ट इस गेट नंबर से यहाँ पर रिटर्न होकर आ जाएगी और हमारे पास एक नया नंबर आ जाएगा। अब इतने पार्ट को एसिंक्रोनस बनाने के लिए हम यहाँ पर एक सेट टाइम आउट दे सकते हैं। लेट्स सपोज सेट टाइम आउट से हमने क्या कर दिया, सेट टाइम आउट से हमारे कॉल बैक के अंदर हमारा जो रैंडम नंबर है वो तो हमारे पास रिटर्न होकर आएगा, पर वो कितने टाइम बाद रिटर्न होकर आएगा, वो 1 सेकेंड बाद रिटर्न होकर आएगा। तो अब ये और थोड़ा सा ये हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन बन गया। गेट नंबर क्या करता है, एक प्रॉमिस हमें रिटर्न करता है जिसके बाद सेट टाइम आउट से ये हमें उस नंबर को रिटर्न करेगा। और जैसे ही नंबर रिटर्न हो जाएगा, या इनफैक्ट नंबर को प्रिंट ही करवा लेते हैं सीधा, जैसे ही हमारा नंबर प्रिंट हो जाएगा वैसे ही हम क्या करेंगे, अपने प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देंगे। तो नंबर प्रिंट हो गया तो हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया। कब रिजॉल्व होगा, 1 सेकेंड बाद रिजॉल्व होगा। अब हम कॉल करेंगे गेट नंबर से, रिफ्रेश करेंगे, डेमो को कॉल लगाएंगे। डेमो ने क्या किया, 1 सेकेंड बाद गेट नंबर से हमारे रैंडम नंबर को विच वॉज 5 उसको प्रिंट करवा दिया। अब लेट्स सपोज हमें बहुत सारे रैंडम नंबर्स चाहिए, हमें 3 रैंडम नंबर्स चाहिए। सेव किया तो डेमो के अंदर 3 रैंडम नंबर वाले फंक्शंस को कॉल लगा देंगे। पहले इस फंक्शन को कॉल जाएगी, फिर इस फंक्शन को कॉल जाएगी, फिर इस फंक्शन को कॉल जाएगी। रिफ्रेश किया, डेमो को कॉल लगाई, एक ही साथ तीनों की तीनों कॉल्स एग्जीक्यूट हुई। पर हमें क्या चाहिए, हमें एक साथ तीनों कॉल्स एग्जीक्यूट नहीं करनी। हम चाहते हैं पहले हमारा फर्स्ट नंबर आए, फिर 1 सेकेंड बाद हमारा सेकेंड नंबर आए, फिर 1 सेकेंड बाद हमारा थर्ड नंबर आए, यानी कुछ डिले के साथ चीज़ें आए। तो उसके लिए हम यहाँ पर अपने अवेट कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अवेट कीवर्ड को सबसे पहला तो सिर्फ हम एसिंक फंक्शंस के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। जब हमारा फंक्शन एसिंक होगा तभी उसके अंदर अवेट को यूज़ किया जा सकता है। तो डेमो फंक्शन को एसिंक बनाने का सिंगल रीज़न हमारे पास ये है कि क्योंकि इसके अंदर हम अपने अवेट कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं। तो अवेट कीवर्ड को यूज़ करने से क्या होगा, ये जो गेट नंबर वाली कॉल है, जब तक इसका प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक बाकी कॉल्स नहीं जाएंगी। बाकी कॉल्स किसकी कॉल्स हैं, बाकी कॉल्स भी हमारे एसिंक्रोनस फंक्शंस की कॉल है, क्योंकि ये भी एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। पर जब तक हमारी अवेट वाली कॉल कंप्लीट नहीं होती तब तक बाकी कॉल्स नहीं जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, अब ये वाली फंक्शन कॉल क्या करेगी, 1 सेकेंड वेट करवाएगी। रिफ्रेश करेंगे, डेमो को कॉल लगाएंगे, फर्स्ट नंबर प्रिंट होगा, 1 सेकेंड वेट करेंगे, फिर बाकी के दोनों नंबर्स प्रिंट होंगे। तो हम इसके सामने भी अब अवेट लगा सकते हैं। अब ये नंबर आएगा, फिर उसके 1 सेकेंड बाद ये आएगा, फिर उसके 1 सेकेंड बाद ये वाला नंबर आएगा। रिफ्रेश करेंगे, डेमो को कॉल लगाएंगे, पहले फर्स्ट नंबर आएगा, फिर सेकंड नंबर आएगा, फिर हमारा थर्ड नंबर आएगा। तो इस तरीके से अगर हमें और भी रैंडम नंबर्स चाहिए, जैसे हमें 5 रैंडम नंबर चाहिए, रिफ्रेश करेंगे, डेमो को कॉल लगाएंगे, तो हमारे पास हर 1 सेकेंड बाद एक नया रैंडम नंबर आ रहा होगा। तो इस तरीके की सिचुएशन कई बार हमें चाहिए होती है कि हम चाहते हैं एक कॉल कंप्लीट हो तभी हमारी दूसरी कॉल आए, हम चाहते हैं दूसरी कॉल कंप्लीट हो तभी हमारी तीसरी कॉल आए। तो इस तरीके की सिचुएशंस के लिए हम अवेट कीवर्ड को यूज़ करते हैं। अब इस अवेट कीवर्ड को हम यूज़ करने वाले हैं अपने कलर चेंज वाले फंक्शन के लिए। तो इसे तो कर देते हैं कॉमेंट आउट, अपने कलर चेंज वाले फंक्शन पर वापस आ जाते हैं। ये हमारा प्रॉपर कलर चेंज वाला फंक्शन था और इसके लिए हमने ये सारा कोड लिखा हुआ था। इतने पूरे के पूरे कोड को अब हम मिनिमाइज करने वाले विद द हेल्प ऑफ अवेट कीवर्ड। पहले तो इतना बड़ा सा कोड हमने लिखा था विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस, पर अब प्रॉमिस के साथ साथ, इस प्रॉमिस के साथ साथ हम असिंक एंड अवेट यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि कितने छोटे कोड में हमारा लॉजिक कन्वर्ट हो जाता है। तो एक एसिंक फंक्शन बना लेते हैं। इस फंक्शन को नाम हम दे देते हैं डेमो। डेमो के अंदर क्या होगा, डेमो के अंदर हम इस चेंज कलर को कॉल लगाएंगे। तो हम चाहते हैं पहले तो हमारा कलर रेड चेंज हो जाए, कितने डिले बाद, 1 सेकेंड बाद। उसी तरीके से उसके बाद ऑरेंज हो जाए तो यहाँ पर ऑरेंज कर लेते हैं, फिर हमारा कलर ग्रीन हो जाए तो ग्रीन कर लेते हैं, फिर हमारा कलर ब्लू हो जाए तो ब्लू कर लेते हैं। तो ऐसे तो अगर हम करेंगे तो एक साथ चारों कलर्स चेंज हो जाएंगे और लास्ट वाला जो कलर होगा मतलब ब्लू एग्जीक्यूट होगा। इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो हमें पता है 1 सेकेंड बाद इसको कॉल भी लगा लेते हैं। डेमो को जैसे ही कॉल लगाएंगे तो 1 सेकेंड बाद कलर ब्लू हो जाएगा। तो सारे के सारे कलर चेंज हो गए बट वो एक साथ हो गए। हम चाहते हैं जितने भी कलर चेंज हो रहे हैं ये सारे के सारे एक साथ ना हो, हमारा जो भी प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है ये सारा एक साथ ना हो। हम अवेट करें कि पहले ये वाली चीज़ हो जाए तभी हमारी नेक्स्ट वाली चीज़ हो, फिर ये वाली चीज़ हो जाए तभी हमारी नेक्स्ट वाली चीज़ हो, फिर ये वाली चीज़ हो जाए तभी हमारी नेक्स्ट वाली चीज़ हो। तो अगर हम वेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम अवेट को यूज़ कर सकते हैं हर एक कॉल के सामने। रिफ्रेश करेंगे, इस बार डेमो को कॉल लगाएंगे,
पहले कलर रेड पे चेंज हो रहा है, फिर ऑरेंज में हो रहा है, फिर ग्रीन में हो रहा है, फिर फाइनली हमारा कलर ब्लू में चेंज हो रहा है। तो जिस कोड के साथ, जिस बड़े से कोड के साथ हमने कॉल बैक हेल के साथ शुरुआत की थी, उसको हमने थोड़ा सा बेटर बनाया विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस। यहाँ हमने प्रोमिसेस के मेथड्स को यूज़ किया और उसको हमने और बेटर बनाया विद द हेल्प ऑफ असिंक एंड अवेट कीवर्ड। तो इसीलिए जहाँ प्रोमिसेस यूज़ होते हैं वहाँ हम असिंक अवेट को भी यूज़ करते हैं इस तरीके की सिचुएशंस के साथ डील करने के लिए। तो इस तरीके से एसिंक्रोनस कॉल्स को हम और ज़्यादा क्लीन, और ज़्यादा बेटर, और ज़्यादा कॉम्पैक्ट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड बना सकते हैं। अब यहाँ पर तो हमने एक ऐसी सिचुएशन देखी जिसमें हर बार हमारा प्रॉमिस क्या हो रहा है, रिजॉल्व हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कलर चेंज करने में कोई खास एरर तो आएगा ही नहीं, तो प्रॉमिस रिजेक्ट ही नहीं होंगे। पर कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि बीच में कोई प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाए। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर कलर चेंज कराने के बाद, यहाँ भी अवेट लिख देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ कलर चेंज कराने के बाद हमें कुछ और काम भी करने थे। console.log हमें कोई वेरिएबल क्रिएट करना था, लेट a इज इक्वल टू 5, एंड फिर हमें a को प्रिंट करवाना था। फिर हमें दोबारा कुछ console.log करना था, न्यू नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम a+3 प्रिंट करवा रहे होते थे। तो इस तरीके का हमें कुछ काम करना होता था जब हमारे सारे के सारे कलर चेंजेस हो गए। अब इसे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ डेमो को कॉल लगाएंगे। जैसे ही हमारे सारे के सारे कलर चेंजेस हो जाएंगे, रेड हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, फिर हमारे काम हो जाएंगे। बट लेट्स सपोज इनमें से कोई बीच में हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, तो प्रॉमिस को रिजेक्ट करने के लिए यहाँ एक रैंडम नंबर क्रिएट कर लेते हैं। लेट नंबर इज इक्वल टू math.floor, सेट टाइम आउट के अंदर math.random इंटू 5 तक कोई रैंडम नंबर हम क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमारे रैंडम नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो गई तो उस केस में प्रॉमिस को हम रिजेक्ट कर देंगे। प्रॉमिस को रिजेक्ट करने के लिए हम रिजेक्ट को कॉल लगा सकते हैं विद द मैसेज प्रॉमिस रिजेक्टेड। इसको कर लेते हैं सेव। तो कभी भी कोई भी रैंडम नंबर के बेसिस पर हमारा कोई भी प्रॉमिस रिजेक्ट हो सकता है। तो इसको सेव कर लेते हैं और अब हम रिफ्रेश करके डेमो को कॉल लगाते हैं। अब डेमो को कॉल लगाएंगे तो सबसे पहले हमारा कलर चेंज हो गया टू रेड, फिर हो गया ऑरेंज, फिर हो गया ग्रीन, फिर ब्लू हो गया। तो इस बार तो प्रॉमिस रिजेक्ट नहीं हुआ। दोबारा कॉल लगा लेते हैं, दोबारा रेड पे चेंज हो गया, ऑरेंज पे चेंज हो गया, फिर हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया। ऑरेंज पे कलर चेंज होने के बाद प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, ये हमारे पास आ गया प्रॉमिस रिजेक्टेड। और प्रॉमिस जैसे ही रिजेक्ट हुआ एक इशू आया। क्या इशू आया? हमारे ये जो बाकी के काम थे जो प्रॉमिस के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं थे वो तो कंप्लीट हुए ही नहीं। तो इस तरीके से हमारे पास कई बार ऐसे एरर्स आ जाते हैं जिनको हमें हैंडल करना पड़ता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे प्रोमिसेस रिजेक्ट हो जाते हैं तो हम उन रिजेक्शंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं विद अवेट। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी प्रॉमिस रिजेक्ट हो सकता है। अब अभी तक प्रॉमिस रिजेक्शन की तो नहीं, पर हमने एरर हैंडलिंग की बात की थी। एरर हैंडलिंग में हमने अभी तक ट्राई एंड कैच ब्लॉक को पढ़ा हुआ है। ट्राई एंड कैच ब्लॉक क्या करते हैं? ट्राई के अंदर हम वो सारा काम लिख देते हैं जहां से कोई भी एरर थ्रो हो सकता है, और जैसे ही एरर आ जाता है वैसे ही कैच के अंदर उसको कैच कर लेते हैं और उसको हैंडल कर लेते हैं। उससे क्या होता है, बाकी का कोड अफेक्टेड नहीं होता। तो ट्राई एंड कैच की फॉर्म में ही हम अपने प्रॉमिस रिजेक्शंस को हैंडल करते हैं। कैसे हैंडल करेंगे? हमारे पास जितना भी कोड होता है जिस पर हमें शक है कि इसका प्रॉमिस रिजेक्ट हो सकता है या यहाँ से कोई भी एरर आ सकता है, उस पूरे के पूरे कोड को हम अपने ट्राई ब्लॉक के अंदर ऐड कर देंगे। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर सारा हमने प्रोमिसेस वाला कोड ऐड कर दिया जो रिजेक्ट हो सकता है, और फिर उसके साथ हमें कैच ब्लॉक भी ऐड कर देंगे। कैच के अंदर हम अपने एरर को कैच कर लेंगे और हम चाहें तो उस एरर को प्रिंट करवा सकते हैं। console.log कर दिया हम अपने एरर को, और यहाँ ये भी कर सकते हैं console.log एरर कॉट। इसको कर लेते हैं सेव। एंड अब हम अपने सेम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, डेमो को कॉल लगाएंगे। तो इस बार कलर चेंज हो गया टू रेड। उसके बाद हमने एरर को कैच कर लिया। एरर क्या था? प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, पर बाकी का कोड फिर भी एग्जीक्यूट हुआ। दोबारा एक बार देख लेते हैं। डेमो को कॉल किया, रेड में कलर चेंज हुआ, ऑरेंज में चेंज हुआ। जैसे ही ऑरेंज में चेंज हुआ एरर आ गया और प्रॉमिस रिजेक्टेड का एरर हमारे पास आया, पर बाकी का कोड फिर भी एग्जीक्यूट हो गया। तो जब भी हमारे पास प्रॉमिसेस होते हैं कुछ इस तरीके से, हमारे पास एक चांस होता है कि वो प्रॉमिस रिजेक्ट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हमेशा प्रॉमिस रिजॉल्व ही हो। कई बार नेटवर्क कंडीशन होती है, कई बार कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, तो कभी भी प्रॉमिस रिजेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए जब भी हम अपनी प्रॉमिस वाली कॉल्स लगाते हैं, हम प्रॉमिस का वेट करते हैं, और जब भी हम अवेट को यूज़ करते हैं तो हम कोशिश करेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर हम अपनी अवेट वाली स्टेटमेंट्स लिखेंगे, और अच्छे से अवेट के अंदर अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है तो उन रिजेक्शंस को हैंडल करने के लिए हम अपना कोड लिख रहे होंगे।
तो अभी तक हमने एसिंक्रोनस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, प्रोमिसेस को पढ़ लिया, कॉल बैक हेल को पढ़ लिया है, स्टैक की हमने बात की थी, उसके साथ साथ अब हमने असिंक एंड अवेट को भी पढ़ लिया है, एंड इसके बाद भी हम काफ़ी सारी चीज़ें और पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इन जावास्क्रिप्ट के अंदर। हाय एवरीवन, तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एपीआईज के बारे में। सबसे पहले हम अपनी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को एक बार रिविजिट करते हैं। इस साइकिल को हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे जब हमने वेब डेवलपमेंट की शुरुआत की थी। इस साइकिल के अंदर हमने बात की थी कि जब भी हम किसी वेबसाइट के यूआरएल को सर्च करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम उस वेबसाइट के सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। जैसे अगर हमने amazon.in सर्च किया तो फिर हम अमेजोन के सर्वर्स को एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और फिर अमेजोन के सर्वर्स हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे एंड फिर उस रिक्वेस्ट के हिसाब से एक रिस्पॉन्स भेजेंगे। रिस्पॉन्स में क्या होगा? रिस्पॉन्स यानी जवाब। जवाब में हमारा HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट होगा जिसको ब्राउज़र के अंदर हम प्रॉपर एक वेब पेज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये होती है हमारी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, जिसमें हम सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं और वहाँ से एक रिस्पॉन्स आता है। अब यहीं पर हम सिमिलर सी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल की बात करेंगे और उसे खुद भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ APIs। तो यहाँ हम सर्वर नहीं, हम APIs को रिक्वेस्ट भेजेंगे और फिर APIs हमें कुछ रिस्पॉन्स भेजेंगी, और ये जो रिस्पॉन्स होगा ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट नहीं होगी। रिस्पॉन्स में हमारे पास कुछ रॉ डेटा आएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार रिस्पॉन्स के अंदर हमें एक वेब पेज चाहिए। जैसे लेट्स सपोज हमारी अमेजोन की वेबसाइट ऑलरेडी खुल गई, अब इस वेबसाइट के ऊपर अगर हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं या फिर हम किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारा वेब पेज कम्प्लीटली चेंज हो जाए। हो सकता है हमारा कुछ डेटा चेंज हो, मतलब पूरी वेबसाइट रीलोड नहीं होती, वेबसाइट का कुछ छोटा पार्ट होता है जो चेंज होता है। जैसे कि इसके एक और एग्जांपल की बात करते हैं। लेट्स सपोज हम इंस्टाग्राम के ऊपर कोई पोस्ट देख रहे हैं और पोस्ट को हमने लाइक कर दिया। अब जैसे ही हम किसी पोस्ट को लाइक करते हैं या फेसबुक पर किसी भी पोस्ट को लाइक करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि फेसबुक पूरा रीलोड होगा हमारा पेज और दोबारा से सारी इन्फॉर्मेशन आएगी और फिर उसके अंदर लाइक्स का काउंट बढ़ेगा। अगर हम इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर कुछ लाइक करते हैं तो वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहती हैं, बस वहाँ पर लाइक काउंट बढ़ जाता है और एक जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट सिंबल रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो क्या हुआ, बिना लोडिंग के, बिना पेज की रीलोडिंग के हमने एक चेंज किया। और कैसे चेंज किया वेब पेज के अंदर? विद अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल यूजिंग APIs। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि APIs एग्जैक्टली होती क्या है। API की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब API का एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि API एग्जैक्टली करती क्या है। हम अपने API को एक तरीके से एक वेटर की तरह समझ सकते हैं। वेटर क्या करते हैं रेस्टोरेंट्स में? अगर हमने कुछ खाना ऑर्डर किया है तो सबसे पहले वो हमारा ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद किचन में जाते हैं और किचन के अंदर हमारा खाना प्रिपेयर करवा के हमें वापस से लाकर दे देते हैं। तो बेसिकली इफ़ दिस इज़ अस, सो सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग, एंड ये हमारा किचन है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने जो भी वेटर है उसे सबसे पहले तो रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर वेटर अपना किचन के अंदर खाना जो है उसे ले लेते हैं एंड फिर वेटर हमें आकर रिस्पॉन्स में क्या दे देता है? रिस्पॉन्स में हमारा खाना दे देता है। वही सेम रोल होता है हमारी API का। ये किचन क्या है? ये किचन हमारा सर्वर है और सर्वर की अपनी कुछ APIs होती हैं। तो डायरेक्टली हम जो हैं यानी यूज़र सर्वर को एक्सेस नहीं करता, यूज़र उसकी APIs को एक्सेस करता है। तो जब हम भी अपने Node.js के सर्वर्स बनाएंगे तो उसमें हम भी APIs को क्रिएट करेंगे ताकि लोग जब हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट करें तो वो हमारी APIs के साथ कनेक्ट कर पाएँ। तो अभी हम APIs को यूज़ करना सीखेंगे दूसरे लोगों के सर्वर वाली, एंड जब हम सर्वर साइड कोडिंग की बात करेंगे तो वहाँ पर हम खुद की APIs को क्रिएट करेंगे। तो अभी हम API क्रिएशन के बारे में नहीं बात करने वाले, अभी हम API यूजेज और APIs एग्जैक्टली काम कैसे करती हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर यूज़र क्या करता है? यूज़र में हम कह सकते हैं हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड क्या करेगा, हमारी API को कोई रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे ये डेटा चाहिए, और API क्या करेगी, हमारी रिक्वेस्ट के हिसाब से हमें एक रिस्पॉन्स दे देगी। तो इस तरीके से कुछ वर्किंग होती है हमारे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की। इंटरफेस का मतलब होता है ये बीच में एक इंटरफेस की तरह, यानी बीच में एक लेयर की तरह एक्ट करता है बिटवीन द यूजर एंड द सर्वर इटसेल्फ। अब वैसे तो APIs जनरली दो सॉफ्टवेयर्स के बीच में बात करने का तरीका होता है, यानी अगर ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है और ये हमारा एक और दूसरा सॉफ्टवेयर है तो बीच में हम कह सकते हैं कि दोनों जब इंटरैक्ट करते हैं तो वो APIs के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं। तो जनरली जब दो सॉफ्टवेयर्स को इंटरैक्ट करना होता है तो वो APIs को यूज़ करते हैं, तो उन्हें हम APIs कह देते हैं। बट जो APIs HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करती हैं, यानी इंटरनेट के बेसिस पर जो APIs इंटरैक्ट करवाती हैं सॉफ्टवेयर्स को, उन्हें हम वेब APIs कह देते हैं।
तो इस चैप्टर के अंदर इनफैक्ट प्रोग्रामिंग के अंदर या वेब डेवलपमेंट के अंदर जनरली हम वेब एपीआईज के साथ ही डील कर रहे होते हैं, हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर वाली एपीआईज के साथ डील नहीं कर रहे होते, उन एपीआईज के साथ डील करते हैं जो HTTP के साथ काम करती हैं। तो जब भी हम एपीआई बोल रहे होंगे पढ़ते टाइम, या फिर जब भी हम कह रहे होंगे कि हम किसी एपीआई को यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम केसेस में वो एक वेब एपीआई होगी। इसके साथ साथ वेब एपीआईज जिनको हम यूज़ करने वाले हैं उनकी एक और खास बात है कि जनरली अभी तक की हमारी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल में हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट मिलता था, लेकिन हमारी ये जो APIs होती हैं ये हमें रिटर्न करती हैं सम डेटा, और ये डेटा एक फॉर्मेट में होता है। इट्स अ स्पेशल फॉर्मेट कॉल्ड जेसन। जेसन के बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि ये फॉर्मेट एग्जैक्टली होता क्या है, इसको हम डीकोड कैसे कर सकते हैं, इससे हम यूजफुल इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं। बट अभी के लिए हमें ये याद रखना है कि APIs हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट डेटा नहीं देती, जनरली वो हमें जेसन के फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करके देती हैं, एंड इसी फॉर्मेट में हम अपने डेटा को फिर यूज़ करते हैं। अब जब भी हम अपनी API रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी API आ जाती है, यहाँ पर हम आ जाते हैं एज अ यूज़र या फिर एज अ कोड। एंड जब हमारा यूज़र, या इसे हम क्लाइंट साइड कह देते हैं, हमारी क्लाइंट साइड API को एक रिक्वेस्ट भेजती है। तो API क्या है? API इज़ बेसिकली अ URL यानी एक लिंक। इस लिंक को हम एंड पॉइंट भी कहते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट कहाँ पर जाती है? हमारी रिक्वेस्ट हमारे एंड पॉइंट पर जाती है। एंड पॉइंट यानी एक URL। जब भी हम गूगल के ऊपर कुछ सर्च करते हैं, जैसे लेट्स सपोज हमने गूगल के ऊपर सर्च किया amazon.in, तो amazon.in क्या है? amazon.in एक लिंक है, यानी एक URL है। तो जब भी गूगल पर सर्च करने की तो बारी आती है तो ये हमारा एंड पॉइंट होता है। वहीं पर APIs के भी अपने कुछ एंड पॉइंट होते हैं जिनके थ्रू हम अपने डेटा को एक्सेस करते हैं। तो ये जब रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं तो रिस्पॉन्स में हमारे पास डेटा आ रहा होता है, एंड जनरली हमारा डेटा आजकल जेसन फॉर्मेट में आता है। अब APIs के अगर एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत सारी APIs एग्जिस्ट करती हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग APIs हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमारी ट्विटर की API है जो एग्जिस्ट करती है। ट्विटर की API से क्या कर सकते हैं? हम काफ़ी सारे डिफरेंट काम कर सकते हैं। जैसे हम बॉट अकाउंट्स जो बनते हैं ट्विटर के ऊपर, वो हम API की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। अगर रैंडमली हमारे कोई भी कंपनी पेज है या हमारा खुद का पर्सनल अकाउंट है, उसे किसी ने भी टैग किया है ट्विटर के पोस्ट के अंदर, तो उस पर ऑटोमेटिक रिप्लाईज हम भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्विटर APIs। मतलब हमें लॉग इन भी नहीं करना पड़ेगा ट्विटर पर, तब भी हम ट्विटर पर ट्वीट्स जो हैं उनको पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल लें या फेसबुक का एग्जाम्पल लें, तो मेटा की बहुत सारी APIs होती हैं जिसकी हेल्प से बिना इंस्टाग्राम खोले हम इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, लोगों के पोस्ट लाइक कर सकते हैं। हम चाहें तो जहां पर भी हमें टैग किया गया है जिस भी पोस्ट के अंदर, कमेंट के अंदर, उनके हम रिप्लाईज भेज सकते हैं ऑटोमेटिक, सिर्फ अपना एक कोड लिखकर। जैसे यहाँ पर ये हमारी ट्विटर की API है। APIs के लिए सबसे पहले हमें ट्विटर पर साइन अप करना पड़ेगा, यानी अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर अपने API की सीक्रेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो जनरली जो हमारी API एंड पॉइंट होता है, यानी जो हमारे URL होता है, किसी किसी केसेस में वो एक नॉर्मल URL होता है। नॉर्मल URL यानी ना उसके अंदर कोई की होती है और ना ही वो पेड होता है, क्योंकि कई सारी APIs हमारे पास पेड भी होती हैं। पेड APIs कहने का मतलब है कि उन्हें यूज़ करने के लिए हमें पहले ही पे करना पड़ता है। जैसे ट्विटर की API को यूज़ करने के लिए हम कुछ टाइम तक तो उसे फ्री यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हमें उसे पे करना पड़ेगा। तो कुछ APIs होती है जिनके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता और जिनके लिए कोई की भी नहीं होती। की इज़ बेसिकली अ पासवर्ड, कि किसी भी API को यूज़ करने के लिए हमें एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र होना पड़ेगा उस सर्विसेज का, इसीलिए हमें की दी जाती है, यानी एक वैलिड पासवर्ड दिया जाता है, उसी को यूज़ करके हम अपनी API को यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ तो APIs नॉर्मल होती है जिनमें दोनों चीज़ें नहीं होती, इनको हम फ्री APIs कह देते हैं। कुछ होती हैं जिनके अंदर हमें एक की यूज़ करनी पड़ती है, कुछ होती हैं जिसमें की भी यूज़ करनी पड़ती है जो पेड भी होती हैं। जैसे ट्विटर की API के अंदर हमें की भी यूज़ करनी पड़ेगी, एंड ये एक लिमिट के बाद हमारे लिए पेड API भी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं फ्री APIs के, उनमें से कुछ हम अभी एक्सप्लोर करके देखने वाले हैं। जैसे एक हमारी API है https catfact.ninja/fact। जब हम इस लिंक पर जाएंगे तो यहाँ पर इस लिंक पर जाते ही हमें कुछ डेटा दिखाई दे रहा है। ये डेटा हमारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ रहा है, तो ये थोड़ा सा हमें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जैसा डेटा दिख रहा है, जिसमें पहले हमारे पास एक फैक्ट है, फैक्ट के अंदर कैट्स के बारे में। ये इस API का क्या काम है? ये API या ये URL हमें रैंडम फैक्ट्स देता है कैट्स के बारे में। जैसे जैगुआर्स आर द ओनली बिग कैट्स दैट डोंट रोर, एंड इस मैसेज की लेंथ क्या है? इस मैसेज की लेंथ है 46 के इक्वल। अगर हम इस API को दोबारा एंटर करके रिफ्रेश करें तो अब हमें एक दूसरा फैक्ट दिखाई देगा। इस तरीके से दोबारा एंटर करें तो कोई और रैंडम फैक्ट दिखाई देगा। रिचेस्ट कैट इज ब्लैकी हु वाज लेफ्ट दिस मिलियन बाय हिज ओनर बेन रे,
एंड लेंथ है इस मैसेज की 74 के इक्वल। तो इस तरीके से ये हमारा एक एंड पॉइंट है जो हमें रैंडम फैक्ट्स लाकर दे रहा है कैट्स के बारे में। सो दिस इज वन ऑफ द एपीआईज। इसके अलावा एक और रैंडम एपीआई है हमारे पास, जैसे www.boardapi.com/API/activity। तो ये जो API एंड पॉइंट है, ये जब भी हम बोर हो जाते हैं तो हमें कुछ एक्टिविटीज सजेस्ट करेगा ये एंड पॉइंट। तो एक्टिविटीज में दोबारा से हमें वही कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ डेटा मिल रहा है, और ये जो डेटा का फॉर्मेट है यही जेसन होता है। तो जेसन बहुत ज़्यादा सिमिलर लगता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के साथ, पर जेसन एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते, उनके डिफरेंसेस हम समझेंगे। बट दिस इज माई जेसन डेटा। एंड जेसन का जो डेटा होता है वो ह्यूमंस के रीड करने के लिए नहीं बना होता। जेसन डेटा हमारा कंप्यूटर्स के रीड करने के लिए बना होता है। अभी तो का हम जेसन डेटा को इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत कम डेटा है, बट जनरली एपीआईज जब डेटा रिटर्न करती हैं तो उनमें बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जिसको पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट अभी क्योंकि हम एपीआईज की शुरुआत कर रहे हैं तो हम थोड़े थोड़े डेटा के साथ डील करेंगे। जब इस एपीआई एंड पॉइंट को यानी इस यूआरएल को हमने रिक्वेस्ट भेजी तो उसने ये रिस्पॉन्स दिया हमें। ये जो हमारा डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उसने हमें एक एक्टिविटी सजेस्ट की कि लर्न हाउ टू फोल्ड अ पेपर क्रेन, एंड इस एक्टिविटी का टाइप उसने बता दिया एजुकेशन। कितने पार्टिसिपेंट्स चाहिए? एक पार्टिसिपेंट चाहिए। इसे हम रिफ्रेश करेंगे तो एक नया या रैंडम रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। इस बार एक्टिविटी है लर्न टू राइट योर नॉन डोमिनेंट हैंड, टाइप इज रिक्रिएशनल, पार्टिसिपेंट इज 1। दोबारा से रिफ्रेश करेंगे, नई एक्टिविटी मिलेगी स्टार्ट अ कलेक्शन, रिक्रिएशनल, पार्टिसिपेंट 1। दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो एक और नई कैटेगरी मेक अ काउच फोर्ट। तो इस तरीके से ये जो एपीआई है ये हमें कुछ कुछ एक्टिविटीज रिटर्न करती है। एक और एपीआईज है हमारे पास, dog.ceo/API breeds image random। ये एपीआई एंड पॉइंट क्या करता है? ये एपीआई एंड पॉइंट हमें रैंडम डॉग्स की जो इमेजेस हैं वो रिटर्न करता है। तो इसका जो भी फॉर्मेट है ये भी हमारा जेसन फॉर्मेट है। इमेज में हम सोच रहे होंगे हमें इमेज दिखाई क्यों नहीं दे रही, क्योंकि एपीआईज हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिटर्न नहीं करती, तो इसीलिए कोई HTML एलिमेंट नहीं है हमारे ब्राउजर के ऊपर उस इमेज को क्रिएट करने के लिए। बस हमें मैसेज के अंदर क्या मिल गया? हमें उस इमेज का एक तरीके से लिंक मिल गया। ये JPG से एंड हो रही है इमेज हमारी, तो उसका हमें लिंक मिल गया है एंड स्टेटस आ गया है एक सक्सेस। तो API का मतलब बहुत बेसिक भाषा में समझे तो हमारे पास डिफरेंट लिंक्स होते हैं जिनको हम एक्सेस करते हैं, जिन पर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर वो हमें कुछ वैलिड डेटा रिटर्न करते हैं। अभी तो हम इन लिंक्स को कैसे एक्सेस कर रहे हैं? ब्राउजर पर सर्च करके। यहाँ पे भी ब्राउजर में सर्च किया है, यहाँ पे भी ब्राउजर में सर्च किया है, बट जनरली API को रिक्वेस्ट हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड से भेजेंगे, ना कि ब्राउजर पर सर्च करके। तो वो भी हम लेटर पार्ट्स में देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को यूज करते हैं कहीं भी रिक्वेस्ट भेजने के लिए API एंड पॉइंट पर, और वहां से एक रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करके उस रिस्पॉन्स के साथ कुछ चेंजेस करने के लिए। अब ये तो हो गई हमारी बहुत बेसिक APIs। इसके अलावा हमने ट्विटर API की बात की, हमने इंस्टाग्राम API की बात की, हमारे पास गूगल की भी काफ़ी सारी APIs होती हैं। जैसे एक काफ़ी फेमस API है हमारी गूगल मैप्स की API। ये वेब APIs पर हम चले जाते हैं तो गूगल मैप्स API के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। लेट्स गो टू डायरेक्शंस API। तो ये हमारी डायरेक्शन की API है। हम ये भी पता कर सकते हैं कि हम क्या क्या काम है जो इस डायरेक्शन API से कर सकते हैं। ओवरव्यू के अंदर आ जाते हैं तो हमारी जो डायरेक्शन API है ये काफ़ी सारे मोड्स में अवेलेबल है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए डायरेक्शन चाहिए, ड्राइविंग के लिए चाहिए, वॉकिंग के लिए चाहिए, बाईसाइकिलिंग के लिए चाहिए। किन डिफरेंट फैक्टर्स पर ये वर्क करती है वो भी हमें बता दिया है। हाउ टू यूज़ द डायरेक्शंस API काफ़ी सारी। तो जनरली जो हमारी APIs होती हैं उनके साथ एक डॉक्यूमेंटेशन होता है कि उस API को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हर API को यूज़ करने में थोड़े चेंजेस हो जाते हैं। तो इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन को पढ़कर API का यूजेज समझना बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो जब भी हम किसी नई API को समझने की कोशिश करेंगे या खुद से भी जब हम नई APIs एक्सप्लोर कर रहे हैं तो फिर हम उनकी डॉक्यूमेंटेशन एक बार ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पर तो जो गूगल मैप्स जैसी API होगी या ट्विटर या इंस्टाग्राम जैसी APIs होगी ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में आ जाती हैं, क्योंकि जब हम इनको यूज़ कर रहे हैं इनके लिए हमें एक की बनानी पड़ेगी या फिर एक्सेस टोकन उसे कह सकते हैं, वो हमें लेना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। कभी कभी APIs को यूज़ करने के लिए हो सकता है हमें क्रेडिट कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन देनी पड़े, या फिर कुछ APIs पेड ही होती हैं, बिल्कुल भी फ्री नहीं होती, तो उनके लिए हमें पे भी करना पड़ता है। पर हम APIs को सीखते हुए सिर्फ अपनी फ्री APIs को यूज़ करेंगे, और अभी के लिए हम ऐसी APIs को यूज़ करने वाले हैं जिसमें हमें कोई की या कोई एक्सेस टोकन नहीं चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स साइड में आ जाएगा। अभी हम बेसिक APIs के साथ स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे उन APIs के साथ हम डील कर सकते हैं। बाकी एक्सेस टोकन एंड की वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल सी की होती है जिसको कॉपी करके हमें API लिंक के अंदर यानी URL के अंदर पेस्ट करना होता है। पर उतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हम क्या करने वाले हैं, अब छोटी छोटी बेसिक APIs के साथ स्टार्ट करने वाले हैं।
अब एपीआईज के साथ डील करने से पहले बात कर लेते हैं अपने जेसन की। जेसन जो हमारा डेटा फॉर्मेट होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अब इंटरेस्टिंगली जेसन जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। जेसन क्या है, सिर्फ एक फॉर्मेट है। ऐसा नहीं है सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर जेसन फॉर्मेट को यूज किया जा सकता है। अगर हमारा पाइथन जैंगो को यूज करके बना है और हमारा कोड पाइथन के अंदर है, तो भी हमारे पास जो एपीआई डेटा रिटर्न करेगा वो जेसन में होगा, एंड तब भी हम उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर जेसन की जो फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ही जेसन होता है। जेसन सिर्फ एक फॉर्मेट है, वो हम किसी को भी अगर डेटा रिटर्न करेंगे तो वो जनरली जेसन फॉर्मेट के अंदर ही होता है। अब हमारा जो जेसन फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से पहले हमारे पास एक और फॉर्मेट होता था एक्सएमएल का। एक्सएमएल का मतलब है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो जनरली जब पहले एपीआईज बनती थी तो हमारे पास जो डेटा रिटर्न होकर आता था वो एक्सएमएल फॉर्मेट में होता था, जबकि आजकल जनरली जितनी भी हमारी वेब एपीआईज होती हैं वो हमें नॉर्मली हमारा जेसन फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करती हैं। हो सकता है कुछ रेयर एपीआईज ऐसी हों जिनका डेटा हमारे पास अभी भी एक्सएमएल में आता हो, बट मोस्टली जो हम डील करेंगे वो हम जेसन फॉर्मेट के साथ डील करेंगे। अब एक्सएमएल जो फॉर्मेट होता था ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता था एचटीएमएल फॉर्मेट के साथ। एक बार अगर एक्सएमएल का एग्जाम्पल देखें तो ये हमारा जो डेटा है ये एक्सएमएल फॉर्मेट में है। यहाँ पर हमें दिख रहा होगा थोड़ा काफ़ी हद तक HTML जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर टैग्स हैं। और ये जो टैग्स हैं ये HTML टैग्स नहीं है, ये बेसिकली XML के अंदर हमारे पास कस्टम टैग्स होते हैं, यानी अपने टैग्स डेटा के हिसाब से हम खुद ही बना सकते हैं। तो यहाँ एक टैग बना हुआ है एम्प्लॉय डेटा नाम से, जिसके अंदर सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा है। फिर एक टैग है एम्प्लॉय ID, फिर एक टैग है फर्स्ट नेम, फिर एक टैग है लास्ट नेम, फिर एक टैग है हायर डेट, सैलरी। तो पहले जो एपीआई से डेटा आता था वो कुछ इस फॉर्मेट का होता था, लेकिन उसके बाद हमारा जेसन फॉर्मेट आया और हमारा जेसन का जो डेटा है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब ये हमारा जेसन का डेटा जो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, और वो हमें इसके नाम से भी समझ में आ जाता है, विच इज़ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स में भी जावास्क्रिप्ट के अंदर की वैल्यू पेयर्स हमने पढ़े हैं, और जेसन के अंदर भी की वैल्यू पेयर्स होते हैं, बट इनके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी होते हैं। यानी जेसन हमारा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के इक्वल नहीं होता। जनरली हमारी जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स होती हैं उसमें जो हमारी की होती है वो एक स्ट्रिंग नहीं होती, पर जेसन के अंदर हमारी जितनी भी कीज़ होती हैं ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम इसे बिना स्ट्रिंग के लिख देंगे तो हमारा जेसन फॉर्मेट काम कर जाएगा, उस केस में हमारे पास एक एरर आ जाएगा। इसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम कई सारी डिफरेंट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर अनडिफाइंड अगर किसी भी की वैल्यू है तो वो एक वैलिड की होगी। जैसे अगर हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर app.js में एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, हमने लिख दिया a हमारी की, एंड उसकी वैल्यू हमने लिख दी अनडिफाइंड। इसको करते हैं सेव, तो यहाँ पर हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि अनडिफाइंड वैल्यू वैलिड होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में, बट जेसन के अंदर अनडिफाइंड जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो जेसन के पास अपने कुछ फिक्स डेटा टाइप्स होते हैं जिसके अंदर हम अपने डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब जेसन के बारे में और पढ़ने के लिए हमारे पास ये वेबसाइट है www.jason.org। हम इस वेबसाइट पर जा सकते हैं .jason.org। दिस इज़ आवर जेसन वेबसाइट, एंड इस वेबसाइट पर जाकर हम पढ़ भी सकते हैं कि जेसन हमारा काम कैसे करता है। अब इसके अंदर यहाँ वैल्यूज़ वाले सेक्शन में आए तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि जेसन के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ अलाउड होती हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट अलाउड है, एरेज अलाउड है, स्ट्रिंग्स अलाउड है, नंबर्स, ट्रू, फॉल्स एंड नल अलाउड है। तो यहाँ पर अनडिफाइंड अलाउड नहीं है वैल्यू में, इसीलिए हमारे अनडिफाइंड को जैसे हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। अब हमारे पास कई सारे ऑनलाइन जेसन वैलिडेटर्स भी होते हैं। जेसन वैलिडेटर्स यानी ये हमें बताते हैं कि कौन सा जेसन का कोड सही है, कौन सा कोड गलत है। जैसे लेट्स सपोज हमने कुछ इस तरीके की, या इनफैक्ट अपनी यही वैल्यू कॉपी कर लेते हैं, जो हमने कैट निंजा फैक्ट्स निकाले थे, इसको कर लेते हैं कॉपी डेटा को, इसको यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, तो ये हमारा प्रॉपर डेटा है। अब इसको हम वैलिडेट कर सकते हैं कि क्या ये डेटा वैलिड जेसन है, तो इसने बता दिया हाँ दिस डेटा इज़ वैलिड जेसन, और यहाँ से दिख भी रहा है ये हमारी की है, ये हमारी वैल्यू है, ये हमारी सेकेंड की है, ये हमारी सेकेंड वैल्यू है। अब लेट्स सपोज हमारे फैक्ट के अंदर हम सिर्फ फैक्ट लिख देते हैं, हम यहाँ इसे स्ट्रिंग में नहीं डालते, तो हम दोबारा से वैलिडेट जेसन करेंगे तो इस बार हमारे पास एरर आ गया कि स्ट्रिंग्स नहीं है। या फिर अगर हमने यहाँ पर तो स्ट्रिंग डाल दी बट हमने लेंथ में जाकर अनडिफाइंड लिख दिया, तो उस केस में भी वैलिडेट करेंगे तो ये दिखा रहा है कि दिस इज़ नॉट अ वैलिड वैल्यू, सिर्फ स्ट्रिंग, नंबर्स, नल, ट्रू, फॉल्स एंड यही वैल्यूज़ जो हैं वो अलाउड है। तो इसीलिए यहाँ हमें किसी नंबर को लिखना पड़ेगा टू वैलिडेट आवर जेसन। तो इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं कि जो डेटा हमें मिल रहा है वो एक वैलिड जेसन फॉर्मेट में है या नहीं है।
अब जब भी हमें जेसन का डेटा मिलता है वो डेटा जनरली पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। यानी जब भी एपीआई से कुछ रिस्पॉन्स आएगा, हमने एपीआई को कुछ रिक्वेस्ट भेजी, एपीआई ने हमें रिस्पॉन्स भेजा, रिस्पॉन्स में क्या आया, रिस्पॉन्स में हमारे पास जेसन का डेटा आया। तो जब भी हमारे पास कोई जेसन रिस्पॉन्स आता है तो ये रिस्पॉन्स होता है इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी पूरा का पूरा डेटा एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर होता है। तो अपने डेटा को एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। इनमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है जेसन डॉट पार्स डेटा। पहले समझ लेते हैं कि जैसे लेट्स सपोज ये हमने कैट निंजा, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, एक नया रिस्पॉन्स हमारे पास आया, अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ कैट ओनर्स थिंक देयर पेट्स आर एबल टू रीड देयर माइंड्स। तो ये हमारे पास डेटा आया। अब इसको कर लेते हैं कॉपी, एंड ये डेटा जब हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर आता है तो लेट जेसन डेटा इसे हम कह देते हैं, या जेसन रिस्पॉन्स। तो ये जो जेसन रिस्पॉन्स होता है ये सिंपली इस तरीके से, मतलब एक ऑब्जेक्ट की तरह हमें दिखाई नहीं देता। जनरली ये जो डेटा होता है कंट्रोल जेड, ये एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर होकर आता है, मतलब पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर हमारा पूरा जेसन डेटा होता है। डबल नहीं, यहाँ सिंगल कोट्स हम यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके की हमारे पास एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में पूरा डेटा स्टोर होकर आता है। दिस इज़ माई जेसन रिस्पॉन्स। तो एपीआई जब रिस्पॉन्ड करेगी तो अंदर का जेसन डेटा नहीं आएगा, वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा। तो इस स्ट्रिंग फॉर्मेट से डेटा को निकालने के लिए हम अपना मेथड यूज़ करते हैं जेसन डॉट पार्स, और उसके अंदर हम अपना रिस्पॉन्स वाला डेटा ऐड करते हैं। तो इस मेथड का काम होता है कि ये पार्स करता है स्ट्रिंग डेटा इनटू अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारा जितना भी जेसन का डेटा होगा उसे पार्स कर देगा टू अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ताकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम उस डेटा को एक्सेस कर पाएँ। क्योंकि हम नॉर्मल जेसन डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते, हम किसे एक्सेस कर पाते हैं, हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाते हैं। इसे करके देखते हैं। हम सबसे पहले तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे जेसन रिस्पॉन्स को, इसको कर लेते हैं सेव, एंड यहाँ पे आकर रिफ्रेश। तो इस तरीके से ये हमारे पास प्रिंट हो गया। बट इसके अंदर अगर हम कोशिश करें कि हम जेसन रिस्पॉन्स डॉट फैक्ट पर जाना चाहते हैं तो उस केस में हमारे पास एरर आ जाएगा। फैक्ट क्या है, अनडिफाइंड है, क्योंकि अभी हम जेसन डेटा के साथ डील कर रहे हैं, अभी हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के साथ डील नहीं कर रहे, तो इसीलिए हम डॉट नहीं लिख सकते। तो इस डेटा को वैलिड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें लेट्स सपोज हम लिखते हैं वैलिड रिस्पॉन्स इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स, और उसके अंदर हम पास कर देंगे अपना जेसन रिस्पॉन्स, और फिर हम कंसोल डॉट लॉग करवा देंगे अपने वैलिड रिस्पॉन्स को, सेव, रिफ्रेश। तो ये हमारा वैलिड रिस्पॉन्स आ गया, विच इज़ नाउ अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स आ जाएंगे। और इस बार हम प्रिंट करवा सकते हैं वैलिड रिस्पॉन्स डॉट फैक्ट को, सेव, रिफ्रेश। तो ये हमारा फैक्ट आ गया, अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ कैट ओनर्स थिंक देयर पेट्स आर एबल टू रीड देयर माइंड्स। तो इस तरीके से हम अपने जेसन डेटा को पार्स करते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो एन ऑपोजिट फंक्शन। वो फंक्शन क्या करता है, इसका काम होता है टू पार्स। पार्स का मतलब यहाँ पर बेसिक है, पार्स का मतलब होता है एक डेटा फॉर्मेट से दूसरे डेटा फॉर्मेट में चेंज कर देना। तो यहाँ पर हम पार्स करते हैं एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डेटा को इनटू जेसन। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जो हमारा जेसन डेटा था उसे हम कन्वर्ट कर रहे थे टू जेएस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर अगर हमारे पास जेएस ऑब्जेक्ट है तो उस डेटा को हम कन्वर्ट करते हैं टू जेसन डेटा। जनरली ये वाला जो काम है ये जब हम खुद की एपीआईज बनाएंगे तब हम उसके साथ डील कर रहे होंगे। अभी जब हम एपीआईज को यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम केसेस में हम पार्स वाला फंक्शन, पार्स वाला मेथड ही यूज़ करते हैं। बट ये मेथड भी एग्जिस्ट करता है जेसन डॉट स्ट्रिंजीफाई, जिसके अंदर अगर हम कोई जेएस ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो वो जेसन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे लेट सपोज हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू, स्टूडेंट का अपना कुछ नाम होगा, स्टूडेंट के अपने कुछ मार्क्स होंगे। तो ये हमारी एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बन गई, सेव कर लिया, दिस इज़ माय जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर हमें इसे अपनी जेसन के अंदर कन्वर्ट करना है, रिफ्रेश करते हैं, तो हम लिख सकते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंजीफाई, एंड इसके अंदर पास कर देंगे अपनी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, एंटर। तो ये कौन सा डेटा बन गया, ये अब हमारा जेसन डेटा बन गया। एंड ध्यान से अगर देखें तो जेसन डेटा के अंदर इवन दो बाहर की तरफ कर्ली ब्रेसेस हैं, पर कर्ली ब्रेसेस के जो बाहर हैं वो हमारी कोट्स हैं। यानी जेसन डेटा इवेंचुअली क्या होता है, एक स्ट्रिंग ही होता है, जैसे हमने यहाँ पर जेसन डेटा को एज अ स्ट्रिंग लिया था। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को पार्स कर सकते हैं, जेसन डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी एपीआई रिक्वेस्ट को टेस्ट कैसे कर सकते हैं। अभी तो एपीआईज को टेस्ट करने के लिए हमने सिंपली क्या किया, अपने ब्राउज़र पर जाकर
सर्च किया, यानी गूगल क्रोम पर हम गए और हमने APIs का जो URL है, जो एंड पॉइंट है, डायरेक्टली वहाँ पर जाकर एंटर कर दिया। बट जनरली APIs को हम ऐसे टेस्ट नहीं करते। APIs को टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, और ये टूल्स यूजर्स के लिए नहीं होते, ये टूल्स स्पेसिफिकली डेवलपर्स के लिए होते हैं। तो अब हम क्या बन गए, अब हम वेब डेवलपर्स बन गए, तो वेब डेवलपमेंट के अच्छे टूल्स को हम यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। अब इसमें APIs की जो रिक्वेस्ट हैं उन्हें टेस्ट करने के लिए दो काफ़ी फेमस टूल्स हैं। इनमें से एक तो है पोस्टमैन काफ़ी पुराना है। आई रिमेंबर कि पोस्टमैन जब मैंने नया नया डेवलपमेंट स्टार्ट किया था तभी उसी टाइम के आसपास नया नया आया था, तो काफ़ी ज़्यादा जो है पोस्टमैन को यूज़ किया है। बट पोस्टमैन की एक प्रॉब्लम भी है कि इसको यूज़ करने के लिए हमें डाउनलोड करना पड़ता है। एंड उस टाइम पर, यानी 2017 के आसपास जब मैंने पोस्टमैन को यूज़ किया होगा, तो उस टाइम पर साइन अप नहीं होता था। बट अब पोस्टमैन एक यूनिकॉर्न बन गया है, तो अब काफ़ी सारे यूजर्स हैं उनके पास, तो अब इसके लिए साइन अप करना पड़ता है, जो हमारे लिए हो सकता है कम्बरसम प्रोसेस हो। तो उसको हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका एक ऑल्टरनेटिव यूज़ करेंगे, विच इज़ हॉपस्कॉच। हॉपस्कॉच क्या है, ऑनलाइन एग्जिस्ट करता है। हॉपस्कॉच को यूज़ करने के लिए हमें किसी भी चीज़ को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, एंड दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। अगर API रिक्वेस्ट को चेक करने की बात है तो दोनों का सेम ही काम है, इंटरफेस भी सेम सा ही मिलेगा। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी पोस्टमैन को यूज़ कर रहे थे, तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो काम हम हॉपस्कॉच पर कर सकते हैं API से रिलेटेड, वही सेम पोस्टमैन पे होते हैं। जो पोस्टमैन पे कर सकते हैं वही सेम हॉपस्कॉच पे होते हैं, और दोनों का इंटरफेस भी सिमिलर सा है। तो अगर आपने ऑलरेडी दोनों में से कोई एक रख रखा है अपने पास, या आप पहले से यूज़ करते आए हैं, तो आप उसी के साथ कंटिन्यू करिए। नहीं तो हम हॉपस्कॉच के साथ करने वाले हैं, क्योंकि हमें कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हम अपनी वेबसाइट पर चले जाते हैं। आर वेबसाइट इज़ hopscotch.io। तो जैसे ही हम https hopscotch.io पर जाएंगे तो इस तरीके का पेज हमारे लिए खुलेगा। एंड इफ़ यू नोटिस, मैंने अभी तक लॉगिन या साइनअप भी नहीं किया है, तो बिना लॉगिन साइनअप किए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस हमारे पास दिखाई देगा। अब इस इंटरफेस में ये वाला जो पार्ट है, यानी ये वाली जो स्क्रीन है बड़े वाली, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हमें इस तरीके से, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, अपने ऑप्शन सेलेक्ट करने का। तो अभी हम गेट रिक्वेस्ट के साथ डील करेंगे। अब ये बाकी चीज़ें क्या होती हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर लिखा होगा URL, तो ये जो जगह है यहाँ पर हम ना API एंड पॉइंट जो है उसे पेस्ट करेंगे। जैसे लेट्स सपोज हमारी जो कैट निंजा फैक्ट्स वाली API थी, इसको कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पे अपना URL हम पेस्ट करेंगे, https catfact.ninja/fact, और यहाँ से सेंड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड पर क्लिक किया, हमारी API रिक्वेस्ट गई और यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। रिस्पॉन्स में हमें दिख रहा है स्टेटस 200 ओके, जेसन फॉर्मेट आ गया, ये हमारी रिस्पॉन्स की बॉडी है। और हमें दिख भी रहा है ये क्या है, ये एक वैलिड जेसन फॉर्मेट है, जिसमें पहले हमारे पास फैक्ट आ गया, फिर हमारे पास लेंथ आ गई। हम चाहें तो दूसरी APIs के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ये हमारी बोर्ड API है। ये URL यहाँ पे नया वाला कॉपी कर लिया हमने, इसको कर दिया सेंड, एंड जेसन फॉर्मेट, दोबारा से डेटा हमारे जेसन फॉर्मेट में आया, ये डेटा आया। एक्टिविटी है मेक अ स्क्रैप बुक विद पिक्चर्स ऑफ योर फेवरेट मेमोरीज, एंड उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स है हमारे पास। हम अपनी डॉग API को भी ट्राई कर सकते हैं। कॉपी किया, सेंड किया, तो इस तरीके से हमारे पास एक मैसेज आ गया। मैसेज में हमारे पास एक फ़ोटो है, यानी फ़ोटो का लिंक है। हम चाहें तो इस लिंक को खोल भी सकते हैं। दिस इज़ द लिंक जो हमारे पास आया, विच इज़ अ क्यूट डॉग पिक्चर, एंड हमारे पास मैसेज में आया सक्सेस। दोबारा सेंड करेंगे, दोबारा एक रैंडम पिक्चर आएगी। सो दिस इज़ अनदर लिंक, कॉपी किया, पेस्ट किया, सो दिस इज़ अनदर क्यूट डॉग फोटो। तो इस तरीके से हमारी जो API है वो काम करती है। उसका रिस्पॉन्स हम जेसन फॉर्मेट में यहाँ पर देख पा रहे हैं। कई सारी चीज़ें और देख पा रहे हैं। तो धीरे धीरे हम समझेंगे कि यहाँ पर हेडर्स का क्या मतलब होता है, या इस स्टेटस का क्या मतलब होता है, या ये जो गेट है, पोस्ट है, पुट है, इन सब का क्या मतलब होता है APIs के अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे APIs के साथ हम सीखने वाले हैं। बट हाँ, हॉपस्कॉच की हेल्प से अपनी एक बेसिक API रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है, उसका रिस्पॉन्स हमें कहाँ पर मिलेगा, इस रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर मिलेगा, ये वाला प्रोसेस हमने समझ लिया है। हमने देख लिया कि हाँ API क्या है। API एट द एंड एक URL है जिसके ऊपर हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं और उससे हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, और इस रिस्पॉन्स के साथ हम डील कर सकते हैं। हम चाहे तो इसे कहीं पर स्टोर कर सकते हैं, इसे पार्स करवा सकते हैं, इसके साथ कुछ कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक टर्म एजेक्स के बारे में। एजेक्स की फुल फॉर्म होती है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। यहाँ पर ये बेसिकली वो पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी API कॉल करती हैं और फिर हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स में डेटा आता है, और ये सारा प्रोसेस एसिंक्रोनसली होता है। सबसे पहले इसे धीरे धीरे समझते हैं। हम जिन भी APIs के साथ डील कर रहे हैं और जिन भी APIs को हम अपनी क्लाइंट साइड से, मतलब यहाँ पर अपने JS के कोड से हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, अभी हमने भेजना स्टार्ट नहीं किया, पर अगर हम भेजते हैं तो हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स आता है।
जनरली यानी काफ़ी सालों पहले तक हमारी जो रिक्वेस्ट होती थी वो अगर हम जावास्क्रिप्ट से सेंड कर रहे हैं तो हमारा रिस्पॉन्स पहले XML में आया करता था, और जो हमारा API को रिक्वेस्ट भेजने का और वापस रिक्वेस्ट आने का प्रोसेस है ये एक एसिंक्रोनस प्रोसेस है। यानी ज़रूरी नहीं है कि रिक्वेस्ट एकदम से आ जाएगी कि हमने रिक्वेस्ट भेजी और वैसे ही हमारे पास एक रिस्पॉन्स आ गया। जैसे हमारा नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, जितनी भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, सारी की सारी ऑटोमेटिकली सिंक्रोनसली होती रहती है। पर कई बार हो सकता है हम एक API कॉल करें और API डेटा भेजने में टाइम लगा दे, रिस्पॉन्स भेजने में टाइम लगा दे, तो उसके लिए हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड वेट तो नहीं करेगा, हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड तो एग्जीक्यूट होता रहेगा। पर जैसे ही वो कॉल कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जैसे ही API रिस्पॉन्स भेज देगा, वैसे ही उसके रिस्पॉन्स के साथ हम डील कर लेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का, ये एसिंक्रोनस प्रोसेस होता है, और यहीं से हमारे पास ये टर्म आती है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, विच इज बेसिकली एजेक्स। तो जो हम APIs को कॉल भेजते हैं, रिस्पॉन्स लेते हैं, इन्हें हम एजेक्स कॉल्स कहते हैं। और बेसिकली एजेक्स कहने का मतलब है कि जब भी हम सर्वर को कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, वहां से कोई रिस्पॉन्स आता है, ये पूरा प्रोसेस एसिंक्रोनसली चलता है। एसिंक्रोनसली चलने की मदद से जो हमारा पूरा वेब पेज होता है, उसके ऊपर जितनी भी कॉल्स जारी होती हैं, उसकी वजह से कभी भी पेज लोड नहीं होता। मतलब एसिंक्रोनसली जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का APIs के साथ डील कर रहे हैं, उसमें कोई रीलोडिंग नहीं हो रही। जैसे हमने पहले बात की थी अपने इंस्टाग्राम के पेज पे, इंस्टाग्राम के पेज पर अगर कोई पोस्ट होता है तो हम उसे लाइक कर सकते हैं। तो लाइक करने से ऐसा नहीं होगा पेज दोबारा रीलोड होगा और तब हमारा लाइक्स का काउंट बढ़ेगा। हमारे नॉर्मल इंस्टाग्राम के पेज पर जैसे ही हमने किसी चीज को लाइक कर दिया, हमारा पेज वैसे का वैसा रहेगा, बट इंटरनली लाइक करने से एक API कॉल गई है, वहां से कुछ रिस्पॉन्स आया है, मतलब सर्वर साइड में कुछ चेंजेस हुए हैं, लाइक काउंट बढ़ गया है, बट उसकी वजह से रीलोडिंग नहीं हुई हमारे पेज की। तो ये सारा का सारा काम एसिंक्रोनसली हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम एजेक्स के साथ डील कर रहे हैं या हम एजेक्स कॉल्स कर रहे हैं जब भी हम अपने वेब APIs के यूजेज की बात कर रहे हैं। अब एज अ बिगिनर हमारे दिमाग में एक चीज जरूर आ सकती है कि अगर हमारा जो रिस्पॉन्स है वो XML में आ ही नहीं रहा, हम तो JSON रिस्पॉन्स के साथ डील कर रहे हैं, तब फिर भी हम अपने प्रोसेस को एजेक्स क्यों कह रहे हैं? वैसे ये जो प्रोसेस होता है टेक्निकली इसका नाम एजाज होना चाहिए, मतलब एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड JSON, बट क्योंकि XML पहले से चला आ रहा है और एजाज इतना सुनने में क्लियर नहीं लगता, इसीलिए हम जब भी एजेक्स कह रहे हैं उसका मतलब यही है कि हमारा जो डेटा का फॉर्मेट है वो JSON है। हम जनरली XML फॉर्मेट के साथ डील नहीं कर रहे होंगे, बट हाँ एजेक्स के नाम में हमारे पास XML होता है इंस्टेड ऑफ JSON। तो जब भी हम एजेक्स कह रहे हैं, एजेक्स का मतलब यही है कि हम APIs को कॉल कर रहे हैं, ये कॉल्स एसिंक्रोनसली वर्क कर रही है और हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने HTTP वर्ब्स के बारे में। यानी जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं HTTP पर, जैसे यहाँ पर ये हमारी डॉग्स की ब्रीड की रैंडम इमेजेस के लिए हमने रिक्वेस्ट भेजी है, तो इन रिक्वेस्ट के साथ ये हमारी HTTP रिक्वेस्ट है। कैसे पता चल रहा है? सामने HTTPS लिखा हुआ है। तो ये जो हमारी रिक्वेस्ट है इसके लिए साथ एसोसिएटेड काफ़ी सारे वर्ब्स होते हैं। वर्ब्स यानी इंग्लिश के अंदर कुछ काम, जैसे गेट रिक्वेस्ट हम भेज सकते हैं, हम चाहे तो पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम चाहें तो डिलीट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम चाहें तो पिट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। बट जनरली अभी जिस रिक्वेस्ट टाइप के साथ हम बात करेंगे ये हमारी गेट रिक्वेस्ट होगी। बट इसके अलावा भी बहुत सारे HTTP वर्ब्स होते हैं। जैसे गेट रिक्वेस्ट का जनरल मतलब ये होता है कि जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन गेट करनी होती है यानी लेनी होती है, जैसे इस API को हम कॉल करेंगे तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, यानी हमारा JSON डेटा आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये इसको कह सकते हैं कि इस रिक्वेस्ट का टाइप गेट रिक्वेस्ट है। जब भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट कहने का मतलब है कि हम अपनी API रिक्वेस्ट के साथ कुछ डेटा पोस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ डेटा भेजना चाह रहे हैं। जब भी हम डिलीट रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो जनरली जब डिलीट रिक्वेस्ट होती है APIs के अंदर तो वहाँ पर हम किसी ना किसी चीज़ को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी बस हम डेटा जो है, रिस्पॉन्स जो है उसको गेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए नॉर्मली सिर्फ फ्रंट एंड वाली साइड यानी अभी जो क्लाइंट साइड कोड के साथ हम डील करेंगे, अभी जो हम API कॉल्स करेंगे उसमें हम सिर्फ गेट रिक्वेस्ट के साथ डील करेंगे। बट जो डिफरेंट HTTP वर्ब्स हैं और इनके अलावा भी और भी काफ़ी सारे, उनके साथ उन वर्ब्स के साथ हम तब डील करेंगे जब हम अपना सर्वर साइड कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी जब हम अपनी खुद की कस्टम बिल्ट APIs बिल्ड करेंगे, यानी जब हम अपनी खुद की APIs को बिल्ड करेंगे तब हम डिफरेंट HTTP वर्ब्स के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टेटस कोड्स के साथ। तो जनरली जब भी हमारी एपीआई से रिस्पॉन्स वापस आता है तो हमारे पास बहुत सारे स्टेटस कोड्स होते हैं। इसमें सबसे फ्रीक्वेंटली हमने ये स्टेटस कोड्स देखे होंगे। अगर स्टेटस कोड 200 रिस्पॉन्स के साथ एक स्टेटस कोड भी आता है, अगर वो कोड 200 है तो इसका मतलब है सब कुछ ठीक है। जैसे हमने ये अपनी डॉग एपीआई को कॉल लगाई थी, उसने हमें क्या किया, ये रिस्पॉन्स भेजा एंड इस रिस्पॉन्स के साथ हमारे पास कुछ स्टेटस कोड आया और यहाँ हमें दिख रहा है स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200 एंड इट मीन्स ओके। तो इसका मतलब है सारी चीज़ें सक्सेसफुली काम कर गई। इसके अलावा और भी स्टेटस कोड्स होते हैं, जैसे लेट्स सपोज 404। जब भी हम किसी ऐसी एपीआई को कॉल करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी पेज अगर ऐसा होता है जो है ही नहीं, तो उसके लिए हमारे पास आता है नॉट फाउंड यानी 404। जैसे लेट्स सपोज यहाँ हम कर दें रैंडम, ये सेम रखें और लास्ट में कर दें रैंडम 2, तो हो सकता है रैंडम 2 एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में हमारे पास आएगा स्टेटस 404 नॉट फाउंड। और यहाँ पर ऐसा नहीं है स्टेटस 404 हो गया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, रिस्पॉन्स आया है, रिस्पॉन्स में स्टेटस है एरर, ये हमारे पास कुछ मैसेज आया है, साथ में कोड आया है 404। तो इसका मतलब हमने एक गलत एपीआई को कॉल कर दिया है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसके अलावा हमारे पास 400 भी होता है विच मीन्स बैड रिक्वेस्ट, या हमारे पास 500 भी होता है जब भी किसी वेबसाइट के अंदर सर्वर साइड पर कोई इंटरनल सर्वर एरर हो जाता है तो उस केस में 500 दिखाई देता है विच स्टैंड्स फॉर इंटरनल सर्वर एरर। बट सिर्फ इतने स्टेटस कोड्स नहीं होते, बहुत सारे स्टेटस कोड्स होते हैं हमारे पास। हम चाहें तो सारे स्टेटस कोड्स को पढ़ भी सकते हैं स्टेटस कोड्स MDN के अंदर जाकर। तो यहाँ हमारे पास जैसे इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेज जो होते हैं उनकी वैल्यू 100 से 199 के बीच में एग्जिस्ट करती है। 100 का मतलब होता है कंटिन्यू। जनरली हम इतने सारे नहीं देखेंगे, जो हमने अभी बात की जनरली हम उन्हीं के साथ डील कर रहे होते हैं। जैसे सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो यूजुअली 2 के साथ स्टार्ट होते हैं। 200 का मतलब होता है ओके, 202 मतलब एक्सेप्टेड है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे हमारे पास आते हैं। अगर रीडायरेक्शन मैसेजेस होते हैं तो वो जनरली 3 के साथ स्टार्ट होते हैं। तो जब भी हम एक पेज से दूसरे पेज की तरफ ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाते हैं तो हमारे जो स्टेटस कोड्स हैं वो 3 के साथ स्टार्ट होते हैं। क्लाइंट के जो एरर मैसेजेस होते हैं वो 4 के साथ स्टार्ट होते हैं और सर्वर के जो एरर रिस्पॉन्सेज होते हैं वो 5 के साथ स्टार्ट होते हैं। जैसे क्लाइंट एरर कहने का मतलब है कि हमने ही गलत पेज को रिक्वेस्ट की, यानी हमने एज अ क्लाइंट अपने जावास्क्रिप्ट कोड से गलत एपीआई को रिक्वेस्ट भेज दी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमारा जो यूआरएल है, जो हमारा लिंक है वही गलत है, तो उसके इसमें क्लाइंट की एरर है यानी हमारी एरर है, तो उसके इसमें 404 आएगा जो 4 से स्टार्ट होता है। पर अगर सर्वर के एंड में कोई एरर आ रहा है तो उसके इसमें हमें 500 दिखाई देगा विच इज़ एन इंटरनल सर्वर एरर। तो इस तरीके से हमारे डिफरेंट रिस्पॉन्स स्टेटस कोड्स होते हैं। इन्हें सबको हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ जनरली जितने हमने 4 की बात की इनको अगर हम याद कर लें तो दैट इज़ अ गुड थिंग। वैसे जब हम अपने बैकएंड के सर्वर साइड के कोड के साथ डील करेंगे तब हम और स्टेटस कोड्स को एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी के लिए इतने स्टेटस कोड्स काफ़ी हैं। और जनरली जो हमें याद रखना है वो ये रखना है 200 मीन्स इट्स गुड, हमारा जो रिस्पॉन्स है वो हमें अच्छे से रिसीव हो गया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो API URLs होते हैं यानी एंड पॉइंट्स होते हैं उनके अंदर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसे भेज सकते हैं। जैसे कभी कभी हमारे पास कोई जनरल API होती है पर उसके अंदर हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं। इसका बहुत बेसिक एग्जांपल हमें गूगल से मिल जाता है कि जैसे ही हमारा जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र के ऊपर लेट्स सपोज हम सर्च करते हैं google.com, तो google.com को हम इमेजिन कर सकते हैं दैट दिस इज़ एन API कॉल। वैसे तो ये API कॉल नहीं है, वैसे तो हम गूगल के सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट यहाँ एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा एंड पॉइंट है। तो हम किसे कॉल कर रहे हैं, हम कॉल कर रहे हैं www.google.com को। तो ये है हमारा नॉर्मल एंड पॉइंट जिसके बेसिस पर हमें एक चीज़ जो है वो मिल जाएगी, अपना पेज मिल जाएगा ब्राउज़र के ऊपर। बट यहाँ पर अगर हम सर्च करना चाहते हैं लेट्स सपोज फॉर एप्पल या फिर हम सर्च करना चाहते हैं फॉर मैंगो, तो क्या होगा, हमारे पास काफ़ी सारे इस तरीके से कंटेंट आ जाएगा। और अगर हम ऊपर वाले लिंक को एनालाइज करें तो यहाँ हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, सर्च Q इज इक्वल टू मैंगो। तो ये Q इज इक्वल टू मैंगो क्या है, ये बेसिकली हमारी क्वेरी स्ट्रिंग है। क्वेरी स्ट्रिंग कहने का मतलब है कि हमारे लिंक के साथ ये जो नॉर्मल URL था उसके साथ क्वेश्चन मार्क के बाद हम कुछ की वैल्यू पेयर्स भेज सकते हैं। की वैल्यू पेयर्स में Q क्या है, Q हमारी की है और ये मैंगो क्या है, मैंगो हमारी वैल्यू है। इन की वैल्यू पेयर्स की हेल्प से हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भेज दी अपने URL को। मतलब URL से हमें ये तो पता है कि google.com खुलना चाहिए, पर google.com के अंदर भी मैंगो वाला सर्च पेज हमारे लिए खुलना चाहिए जिसमें मैंगो ऑलरेडी सर्च्ड हो। तो ये क्या हो गई, ये क्वेरी होगी। हम चाहें तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एक नया टैब ले लेते हैं www.google.com, यहाँ पर /search, तो ये तो इसे एंटर करेंगे। दिस इज़ बेसिकली आर एक API की तरह हम इसको इमेजिन कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क के बाद हम अपनी क्वेरी स्ट्रिंग लिखते हैं। क्वेरी स्ट्रिंग है Q इज इक्वल टू मैंगो।
तो Q इज इक्वल टू मैंगो कहने का मतलब है कि अब हम मैंगो के लिए सर्च करेंगे। यहाँ पर Q इज इक्वल टू हैरी पॉटर अगर हमें लिखना होता, हैरी प्लस पॉटर, तो हैरी पॉटर के लिए सर्च हो जाता। अगर हम यहाँ पर लिखते Q इज इक्वल टू एप्पल, तो ये एप्पल के लिए सर्च हो जाता। तो इस तरीके से ये जो Q एंड इज इक्वल टू एप्पल का पेयर है, ये हमारा की वैल्यू पेयर है जो हमारी क्वेरी स्ट्रिंग होती है। और ये क्वेरी स्ट्रिंग क्या कर रही है, हमारे नॉर्मल यूआरएल को एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। तो क्वेरी स्ट्रिंग्स जनरली ऐसी ही दिखाई देती हैं कि हमारा जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद हमारी क्वेरी स्ट्रिंग आती है। जैसे हमने लिखा Q इज इक्वल टू हैरी प्लस पॉटर, तो इसमें जो Q है ये हमारी की है और ये जो हैरी प्लस पॉटर हमने लिखा ये हमारी वैल्यू है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल है कि कोई भी अगर हमारे पास यूआरएल है, यूआरएल के बाद हमने लिखा क्वेश्चन मार्क, नेम इज इक्वल टू श्रद्धा एंड मार्क्स इज इक्वल टू 95, तो हमारे पास ये एक की है, ये उसकी वैल्यू है, ये हमारे पास एक सेकंड की है और ये हमारे पास सेकंड वैल्यू है। तो जब भी किसी एपीआई के साथ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी होती है, हम क्वेरी स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हैं। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं एक्चुअल एपीआईज के साथ। हमारे पास एक एपीआई है विच इज़ हैरी पॉटर एपीआई। ये एपीआई क्या करती है, इस एपीआई के पास पूरा का पूरा डेटाबेस है हैरी पॉटर की सारी मूवीज़ का और हैरी पॉटर की सारी बुक्स का। तो लेट मी जस्ट क्लोज या फिर छोड़ देते हैं इसे। हाँ, तो बेसिकली हम हैरी पॉटर की एपीआईज के साथ डील कर रहे हैं। तो यहाँ हम API की डॉक्यूमेंटेशन पर चले जाते हैं। दिस इज आर API। API इज API इज https api.potterdb यानी potterdatabase.com। तो इस API का ये हमारे पास ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है। अब ये जो API है इसको कॉपी कर लेते हैं और हॉपस्कॉच के अंदर जाकर यहाँ पर एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो इस API को हमने रिक्वेस्ट सेंड की तो हमारे पास ये हमारा रिस्पॉन्स आ गया कुछ इस तरीके से। रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास और डिफरेंट API राउट्स हैं। API राउट्स यानी इस API के अंदर भी जाकर आप और डिटेल में कैसे सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस API के अंदर अगर हम डॉक्स में जाएं तो डॉक्स में जाकर हमें पता चलेगा कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट बुक्स हैं जिनके बेसिस पर, और बुक्स के अंदर हमें स्लग मिलेगा, हमें टाइटल मिलेगा बुक का, हमें समरी मिलेगी। हम चैप्टर्स के बेसिस पर सर्च कर सकते हैं, कैरेक्टर्स के बेसिस पर सर्च कर सकते हैं, मूवीज़ के बेसिस पर सर्च कर सकते हैं, पोर्शंस स्पेल्स हम सर्च कर सकते हैं हैरी पॉटर के। तो बेसिकली इन्हीं में से हम कोई रैंडम API जो राउट है उसको कॉपी कर लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमें सारी की सारी मूवीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारा ये एक राउट है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ये एक राउट है हमारे पास V1 मूवीज़। तो V1 मूवीज़ से क्या होगा, तो हमारा API का इतना पोर्शन तो सेम रहा, पर उसके आगे अगर हमने वर्जन 1 मूवीज़ लिख दिया तो सारी की सारी मूवीज़ आ जाएंगी। सेंड की रिक्वेस्ट, तो अब जो हमारे पास चीज़ आएगी ये सारी की सारी मूवीज़ आ गई हैं। इस मूवी का टाइटल है फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ हैरी पॉटर। और थोड़ा सा नीचे करेंगे तो हैरी पॉटर एंड द चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स, ये वाली हमारे पास मूवी आ गई। हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर, तो हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स। तो इस तरीके से जितनी भी हैरी पॉटर वाली मूवीज़ हैं वो सारी की सारी हमारे पास आ गई इन दिस जेसन फॉर्मेट। थोड़ा सा दोबारा से मिनिमाइज़ कर लेते हैं। तो काफ़ी सारा डेटा हमारे पास आ गया है। एंड अगर आप इस डेटा को देखेंगे, डेफिनेटली ये जेसन डेटा है, ये हमारे पढ़ने के लिए नहीं बना, ये कोड के पढ़ने के लिए बना है। बट हम कुछ कुछ पढ़ के समझ पा रहे हैं कि मूवीज़ में बहुत सारी मूवीज़ हैं। ये डेटा क्या है, डेटा के बाहर हमें इस तरीके का कुछ स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये डेटा क्या है, ये डेटा एक्चुअली एक एरे है। एरे के अंदर हर इंडिविजुअल एक हमारी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारी एक मूवी के बारे में सारी डिटेल्स हैं, उसका टाइटल है, उसकी समरी है। अब हम चाहते हैं हमें एक पर्टिकुलर मूवी की डिटेल चाहिए। तो पर्टिकुलर मूवी की डिटेल के लिए यहाँ पर अगर हम मूवीज़ पर जाएं तो API जो है इसको यूज़ करने का तरीका बेसिकली ये है कि हमें स्लैश करके आगे उस मूवी की ID देनी पड़ेगी। एक बार हम बात कर लेते हैं कि हम एग्जैक्टली किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हम अपने ओरिजिनल URL पर जाते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है API राउट्स के अंदर V1 मूवीज़ से तो हमें मूवीज़ मिलेंगी, बट V1 मूवीज़ के सामने एक और हमारे पास वैसा सा ही आइडेंटिकल राउट है जिसके सामने लिखा हुआ है :ID। जैसे अगर हमारा कोई भी URL होता है, URL के सामने अगर इस तरीके से लिखा होता है :ID या :नंबर या :Q, इस तरीके से कोई चीज़ लिखी हुई है, या फिर कई बार ऐसे भी लिखा होता है डबल कोट्स ID, या हो सकता है हमारे पास लिखा हो एंगुलर कोट्स ID। तो इसका मतलब होता है ये हमारे कुछ वेरिएबल्स हैं,
ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं जिनके लिए हमें वैलिड वैल्यू पास करने की ज़रूरत है। मतलब ये जो वैल्यू है, इतना जो पार्ट है, इसे किसी वैलिड वैल्यू से रिप्लेस किया जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर V1 मूवीज़ /ID लिखा हुआ है तो उसका मतलब है इस इतने पार्ट को हम एक वैलिड मूवी ID से रिप्लेस करेंगे तो हम एक स्पेसिफिक मूवी की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो V1 मूवीज़ कर लेते हैं। तो V1 मूवीज़ से हमारे पास सारी मूवीज़ आ गई, और लेट्स सपोज ये वाली जो मूवी है कोई नोन मूवी हम कर लेते हैं, हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। ये वाली जो मूवी है इसकी ID यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, / एक बार लिख के देखते हैं :ID, सेंड की रिक्वेस्ट। जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड करी ये आ गया स्टेटस 404। इसका मतलब है कि ये जो पेज है एग्जिस्ट नहीं करता, तो /ID वर्क नहीं करेगी। कुड नॉट फाइंड द मूवी विद ID = :ID। तो यहाँ हमें एक वैलिड ID पास करनी पड़ेगी, ये वाली ID। सेंड कर दी रिक्वेस्ट, तो अब हमारे पास सिंगल मूवी का डेटा आएगा। कौन सी सिंगल मूवी है, हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। उसकी समरी आ गई, डायरेक्टर आ गए, प्रोड्यूसर आ गए, एक्टर्स का शायद नहीं है डिटेल्स हमारे पास, बजट आ गया, बॉक्स ऑफिस आ गया, रेटिंग आ गई, ऑर्डर आ गया। तो इस तरीके से काफ़ी सारी डिफरेंट डिटेल्स हमारे पास आ गई। तो एक तो तरीका होता है क्वेरी स्ट्रिंग्स की, कैसे क्वेरी स्ट्रिंग्स के साथ हमें API एंड पॉइंट्स के साथ एडिशनल डेटा पास कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि डायरेक्टली हम अपने API राउट्स क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, अपनी वैल्यू को रिप्लेस किया एक वैलिड ID वैल्यू के साथ, और उसने हमें उस ID से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दे दी। अब क्वेरी स्ट्रिंग्स का एग्जाम्पल देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और API को यूज़ करेंगे। ये है हमारी यूनिवर्सिटी API। तो गिटहब के ऊपर हम इस लिंक पर जा सकते हैं, github.com hippo/university domains list। तो ये हमारी एक रैंडम API है जो किसी ने क्रिएट कर रखी है। इस API के अंदर अगर हम जाएं तो बेसिकली ये वाला API लिंक है जिसके ऊपर हम एक क्वेरी भेज सकते हैं, सेंड करेंगे क्वेरी, एंड ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। तो इस API के अंदर क्या है, इस API के अंदर हम अपनी कंट्री के बेसिस पर कॉलेजेस को सर्च कर सकते हैं। तो इस API को हम बाद में यूज़ करेंगे एक छोटी सी एक्टिविटी करने के लिए, बट अभी के लिए ये हमारा API है, और API से ये सारे रिस्पॉन्सेज अभी हमारे पास आ रहे हैं। बट इसके आगे एक /सर्च करके राउट है, जिसके बाद अगर हम लिखते हैं क्वेश्चन नेम = इंडिया, अगर हमने सिर्फ इतना लिखा और हमने सेंड की रिक्वेस्ट, तो उससे क्या हुआ, हमारे पास इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज की इन्फॉर्मेशन इस API के पास है वो सारे के सारे आ गए। या लेट्स सपोज इंडिया की जगह अगर हम करते हैं कनाडा, सेंड किया, तो कनाडा के जितने भी कॉलेजेस की लिस्ट है यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे फर्स्ट कॉलेज का नेम है कनाडा कॉलेज, और सेकंड कॉलेज का नेम है रॉयल मिलिट्री कॉलेज ऑफ कनाडा, तो थर्ड का नेम है फर्स्ट नेशंस यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा। तो इस तरीके से 3 ही आए। हम चाहें तो लेट्स सपोज वी सेंड इट फॉर नाइजीरिया, एंटर किया, वी गेट नाइजीरिया डिफेंस अकेडमी, वी गेट नाइजीरिया टर्किश नाइल यूनिवर्सिटी, ABTI अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ नाइजीरिया, यूनिवर्सिटी ऑफ नाइजीरिया, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ नाइजीरिया। तो इस तरीके से किसी भी कंट्री के नेम के बेसिस पर उसके यूनिवर्सिटी के डेटा को हम लेकर आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद क्या लिखा है हमने, ये जो नेम = नाइजीरिया है, ये बेसिकली हमारी क्वेरी स्ट्रिंग है जिसके अंदर नेम हमारी की है और नाइजीरिया जो भी हम कंट्री का नाम सेंड करें वो हमारी वैल्यू है। जनरली हमारी वैल्यू वेरिएबल हो सकती है, हम कोई भी वैल्यू चेंज करके भेज सकते हैं, बट हमारी की जो है कॉन्स्टेंट रहती है। बट लेट्स सपोज नेम = नाइजीरिया के साथ, या हमने साथ में लिख दिया स्टेट = दिल्ली। अब जब हम क्वेरी को सेंड करेंगे तो हमारे पास 404 नहीं आएगा या कुछ और रैंडम एरर नहीं आएगा, हमारे पास सेम डेटा आएगा। ये डेटा आने का रीज़न ये है कि क्वेरी स्ट्रिंग्स के अंदर अगर हम ऐसा कोई की वैल्यू पेयर भेज देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसको API रिकॉग्नाइज नहीं करती रिक्वेस्ट के अंदर, तो API क्या करती है, सिंपली उसे इग्नोर कर देती है। तो जो की वैल्यू पेयर क्वेरी स्ट्रिंग्स के अंदर वैलिड नहीं होता उस वो इग्नोर हो जाता है, और जो यूजफुल होता है जिसे हमारी API रिकॉग्नाइज करती है उसे वो यूज़ कर लेती है। तो इस तरीके से अभी तक हमने 2 तरीके देखे जब हम URL के अंदर अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला हमने देखा कि कैसे वेरिएबल की फॉर्म में ऐड कर सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को सेंड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका देखा कि कैसे हम क्वेरी स्ट्रिंग्स के थ्रू एडिशनल इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं। अब देखने वाले हैं हम एक और तरीका जो होते हैं हमारे HTTP हेडर्स। तो अभी तक हमने वेरिएबल्स देख लिए, हमने क्वेरी स्ट्रिंग्स देख ली, हम अपनी API रिक्वेस्ट के साथ हेडर्स भी भेज सकते हैं, और हेडर्स की फॉर्म में हम एडिशनल डेटा भेजते हैं अपनी API रिक्वेस्ट को। जैसे यहाँ पर अगर हम किसी भी
लेट्स सपोज हम google.com के पेज पर जाते हैं और यहाँ पर हम इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करके अगर हम अपने नेटवर्क टैब में जाएंगे तो अभी नेटवर्क टैब के अंदर कोई रिक्वेस्ट नहीं दिख रही, बट हम यहाँ पर सर्च करने वाले हैं लेट्स सपोज फॉर मैंगो। जैसे ही मैंगो सर्च किया यहाँ पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई। ये सारी क्या है, ये सारी इंडिविजुअली हमारी रिक्वेस्ट है, एक एक जो है हमारी रिक्वेस्ट है। और इनका स्टेटस यहाँ दिखा रहा है स्टेटस 204, स्टेटस 204, यहाँ स्टेटस 200 दिखा रहा है, यहाँ स्टेटस 200 दिखा रहा है, रिक्वेस्ट के टाइप भी दिखा रहा है हमें। लेट्स सपोज हमने किसी एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही किसी रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके हम हेडर्स पर जा सकते हैं, और हेडर्स पर हमें जनरली 2 तरीके के हेडर्स दिखाई देंगे। ये तो जनरल रिक्वेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है कि रिक्वेस्ट का मेथड क्या था, हमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट की, स्टेटस कोड क्या था, 204 था स्टेटस कोड, ये रिक्वेस्ट का यूआरएल था। इन सब की डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे कि रिक्वेस्ट कैसे जनरेट हुई, क्योंकि वो तो गूगल कर रहा है ऑटोमेटिकली। एक होता है हमारा रिस्पॉन्स हेडर, एक होता है हमारा रिक्वेस्ट हेडर। हेडर्स का बेसिकली काम होता है कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते हैं। ये रिक्वेस्ट के अंदर भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन सप्लाई करने के काम आते हैं, रिस्पॉन्स में भी। हम अभी जनरली रिस्पॉन्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम अपनी रिक्वेस्ट वाले हेडर्स के बारे में बात करेंगे कि जब हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर भी कुछ हेडर्स में इंफॉर्मेशन भेजती है और हम रिक्वेस्ट में भी कुछ हेडर्स के अंदर इंफॉर्मेशन भेजते हैं। तो हम रिक्वेस्ट वाले हेडर्स को देखते हैं। रिक्वेस्ट हेडर्स में हमारी एक अथॉरिटी दिख रही है, हमारा एक मेथड नाम से दिख रहा है, एक पाथ दिख रहा है जो हमने भेजा है। ये एग्जैक्टली हमने नहीं भेजा, गूगल का जो क्लाइंट साइड कोड लिखा हुआ है उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये जो सारे हेडर्स हैं, हेडर्स यानी की वैल्यू पेयर्स, ये सेंड हो रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट के साथ। जैसे लेट्स सपोज यहाँ हम एक और रिक्वेस्ट देख लेते हैं। ये हमारी मैंगो वाली रिक्वेस्ट थी। इसमें रिक्वेस्ट हेडर्स के अंदर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से गई है फ्रॉम क्लाइंट साइड। तो यहाँ प्लेटफॉर्म का नाम दिख रहा है हमें कि मैक ओएस है, कौन से प्लेटफॉर्म वर्जन पे है, 11.2.2। तो ये जो मेरी मशीन की है जिसके ऊपर अभी लेक्चर चल रहा है, उस मशीन की इन्फॉर्मेशन साथ के साथ भेजी जा रही है हमारी रिक्वेस्ट के साथ। तो जब भी हमारी रिक्वेस्ट जाती है किसी भी सर्वर के पास, किसी भी एपीआई के पास, हमने गेट रिक्वेस्ट भेजी है तो बहुत सारा एडिशनल डेटा जाता है रिक्वेस्ट के साथ, पर वो सारा डेटा हमारे लिंक में नहीं होता, हमारे यूआरएल में नहीं होता। वो सारा का सारा एडिशनल जो डेटा होता है हम रिक्वेस्ट हेडर्स के अंदर भेज रहे होते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक और एपीआई है, इस एपीआई का नाम है डैड जोक्स। तो बेसिकली ये एपीआई हमें डिफरेंट जोक्स देती है। इस लिंक पर हम जा सकते हैं icanhasdadjokes.com एंड इसके एपीआई पर हम जाएंगे तो यहाँ पर एपीआई के लिए हमारे पास ये वाला लिंक है जिसके ऊपर हम गेट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जूम इन कर लेते हैं, ये हमारा लिंक है जिसके ऊपर गेट रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है। तो इस लिंक से क्या करते हैं, हम एक गेट रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास एक जोक आता है। जोक आ रहा है, व्हाट इज़ वेम्पायर्स फेवरेट फ्रूट, अ ब्लड ऑरेंज। तो इस तरीके से कोई भी जोक आएगा, हमारे पास स्टेटस आएगा, हमारे पास उस जोक की आईडी आएगी। लेकिन अभी जो ये रिस्पॉन्स आ रहा है, ये रिस्पॉन्स हमारा जेसन फॉर्मेट में है। हेडर्स के अंदर जाएं तो ये हमारे रिस्पॉन्स के हेडर्स हैं, ये हमारे रिक्वेस्ट के हेडर्स नहीं है, ये हमारे रिस्पॉन्स के हेडर्स हैं क्योंकि हमारे रिस्पॉन्स बॉडी के साथ आए। रिस्पॉन्स हेडर्स में यहाँ मुझे कॉन्टेंट टाइप अपना दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन जेसन, पर हम चाहें तो इस टाइप को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि हम एक एक्सेप्ट हेडर भेज सकते हैं, यानी एक्सेप्ट नाम का एक हेडर भेज सकते हैं जिसकी हम अगर वैल्यू चेंज कर दें तो हमारे रिस्पॉन्स का टाइप चेंज हो जाएगा। जैसे लेट्स सपोज हम प्लेन टेक्स्ट चाहते हैं, हमें रिस्पॉन्स में प्लेन टेक्स्ट चाहिए तो हम नए हेडर्स सेंड कर सकते हैं। हमारी ये एपीआई रिक्वेस्ट है, ये हमारी गेट रिक्वेस्ट है, इसके साथ अगर हमें हेडर्स सेंड करने हैं तो पैरामीटर्स, बॉडी, ऑथराइजेशन, इन सब के साथ यहाँ पर एक हेडर्स का ऑप्शन भी होता है। अच्छा, इसमें हेडर्स में ऑलरेडी हमने एक्सेप्ट में क्या लिखा हुआ था, एक्सेप्ट में एप्लीकेशन जेसन लिखा हुआ था, इसीलिए हमारा जो फॉर्मेट है वो जेसन में आया है। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है HTML। जैसे अभी हेडर्स में क्या है, इसे डिलीट कर दें तो अभी कोई हेडर्स नहीं है। हेडर लिस्ट क्या है, हेडर लिस्ट खाली है, अभी हेडर लिस्ट खाली है। हम एक और रिक्वेस्ट भेजते हैं तो इस बार ये एपीआई क्या करेगी, इसने हमें रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स बॉडी भेजी है बट रिस्पॉन्स में हमें HTML डेटा भेजा है। और हेडर्स के अंदर जाएं तो कंटेंट टाइप भी हम देख सकते हैं, द कंटेंट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट HTML। हम चाहें तो HTML डेटा की जगह दोबारा से जेसन मंगवा सकते हैं। कैसे, हमें बेसिकली एक हेडर ऐड करना पड़ेगा तो हेडर की वैल्यू ऐड करेंगे। हेडर की वैल्यू हम दे सकते हैं एक्सेप्ट नाम से। सो दिस इज़ माई हेडर नेम एंड इस पर्टिकुलर हेडर की वैल्यू हो जाएगी एप्लीकेशन जेसन, तो उससे हमारे पास जेसन डेटा आएगा।
इसे पेस्ट कर देते हैं, सेंड करेंगे रिक्वेस्ट। तो इस बार रिस्पॉन्स में दोबारा से जेसन डेटा आया, एक नया जोक आया हमारे पास, और रिस्पॉन्स हेडर्स में जाकर कंटेंट टाइप देखेंगे तो इस बार दैट कंटेंट टाइप इज इक्वल टू एप्लीकेशन हेडर्स। हम चाहें तो डिफरेंट वैल्यू ऐड कर सकते हैं एक्सेप्ट के लिए। लेट्स सपोज वी वांट प्लेन टेक्स्ट, तो इस टेक्स्ट प्लेन को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इस बार सेंड करेंगे रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे रॉ डेटा आया सिर्फ, जिसके अंदर सिर्फ प्लेन टेक्स्ट है। तो ये हमारे पास रॉ डेटा यहाँ पर आया। एंड हेडर्स के अंदर इस बार अगर कंटेंट टाइप देखें तो दैट इज इक्वल टू टेक्स्ट प्लेन। तो इस तरीके से हम हेडर्स के साथ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं एक रिक्वेस्ट के साथ, कि किस तरीके का रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर और कोई दूसरी एडिशनल डिटेल्स। जनरली हेडर्स के साथ हम काफ़ी सारा मेटा डेटा भी भेजते हैं। मेटा डेटा इज बेसिकली डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा। तो डेटा के बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, जिसका रिस्पॉन्स से हो सकता है कोई एज सच नाता ना हो, वैसी इन्फॉर्मेशन को यानी मेटा डेटा को भी हम हेडर्स की फॉर्म में अपने एपीआईज को भेजते हैं। तो हेडर्स को भी हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे हमारे जो HTTP हेडर्स हैं। तो अभी तक हमने APIs के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देख ली। APIs के अंदर हमने ये देख लिया API वर्ब्स क्या होते हैं, स्टेटस कोड क्या होता है, हमारी क्वेरी स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, या हमारे हेडर्स कैसे काम करते हैं, और APIs जनरली कैसे काम करती हैं। और हॉपस्कॉच से हमने काफ़ी सारी API की कॉल्स अभी तक लगा ली है। तो आई होप APIs को रिक्वेस्ट भेजने का, उनको रिस्पॉन्स लेने का जो प्रोसेस होता है, जो हमने टूल के थ्रू देखना था, वो हमें अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इसके बाद हम एक्चुअली अपने जावास्क्रिप्ट के कोड से ये सारा का सारा काम करने वाले हैं। अब अभी तक हमारी जितनी भी API रिक्वेस्ट गई हैं वो सारी हॉपस्कॉच से गई हैं। अब हम एक्चुअली जावास्क्रिप्ट कोड को यूज़ करेंगे अपनी API रिक्वेस्ट को भेजने के लिए, डेटा जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो हम अपनी फर्स्ट रिक्वेस्ट पर काम करने वाले हैं, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपने फेच का। अब जनरली यानी फेच से पहले बहुत लंबे टाइम तक जो हमारी रिक्वेस्ट भेजी जाती थी APIs को, वो भेजी जाती थी यूजिंग XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारी एक ऑब्जेक्ट हमें बनानी पड़ती थी, उस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट मेथड्स होते थे जिनको यूज़ करके हम अपनी रिक्वेस्ट को भेजते थे। बट इस तरीके के अंदर काफ़ी सारे इश्यूज थे, इंक्लूडिंग कि यहाँ पर एसिंक एंड हमारे प्रोमिसेस वाले कॉन्सेप्ट बिल्कुल काम नहीं करते थे। इसीलिए हमारे पास एक बेटर मेथड है जिससे हम पिछले कुछ सालों से अपने API रिक्वेस्ट जो हैं उनको भेजते आ रहे हैं। तो हम फेच को यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, हम सिंपली लिखते हैं अपने कोड के अंदर फेच, और उसके अंदर हम अपने URL को लिख देते हैं। और उससे क्या होती है, ऑटोमेटिक हमारी तरफ से इस URL एंड पॉइंट पर एक रिक्वेस्ट चली जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो एक URL वेरिएबल बना लेते हैं, लेट URL इज इक्वल टू दिस URL। हम क्या करने वाले हैं, रैंडम कैट फैक्ट वाले URL को एक्सेस करेंगे, वहाँ से एक रैंडम फैक्ट लेकर आएंगे यूजिंग आवर API रिक्वेस्ट। और अपने कोड के अंदर हम सिंपली लिख सकते हैं फेच URL, इसे कर लेते हैं सेव, एंड ये हमारा पेज है, यहाँ पे कर लेते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करके वैसे तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, बट नेटवर्क टैब के अंदर अगर हम जाएंगे तो ये डिफरेंट रिक्वेस्ट हैं जो हमने भेजी हैं। हमने पहले index.html style.css app.js को रिक्वेस्ट भेजी है, तो हमारा पेज हमारे लिए डिस्प्ले हुआ है। और ये चौथी एक रिक्वेस्ट गई है फैक्ट यानी catfact.ninja वाली API को। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो रिस्पॉन्स में हमें पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट जो गई है उसके बाद एक रिस्पॉन्स भी आया है। हमारे पास एक एक्चुअल रिस्पॉन्स आ चुका है जो हमारे नेटवर्क टैब में विजिबल है, बट वो हमें बाहर कहीं विजिबल नहीं है। प्रीव्यू करेंगे अगर तो वही सेम हमें रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, कुछ हेडर्स दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे रिस्पॉन्स के हेडर्स हैं, ये हमारे रिक्वेस्ट के हेडर्स हैं जो रिक्वेस्ट हमने भेजी है, यानी हमने एक गेट रिक्वेस्ट भेजी है इस अथॉरिटी को, कौन सी स्कीम से, HTTPS से, और ये हमारा रिस्पॉन्स आया है। अब इंटरेस्टिंगली हमारा ये जो फेच URL वाला फंक्शन होता है, ये फंक्शन, ये मेथड हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। यानी अगर इसे कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करें और फिर एक रिक्वेस्ट भेजें तो हमारे पास एक प्रॉमिस रिटर्न होता है इन द फॉर्म ऑफ अ रिस्पॉन्स। यानी API को रिक्वेस्ट गई और इस मेथड ने हमें एक प्रॉमिस रिटर्न किया। अब जब भी प्रॉमिस रिटर्न होता है ऑब्वियसली हम प्रॉमिस वाले मेथड्स को यूज कर सकते हैं, यानी हमारा देन और हमारा कैच मेथड। तो प्रॉमिसेस के जो मेथड्स होते हैं उनकी हेल्प से हम अपने API के रिस्पॉन्स के साथ काम करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहला अपना मेथड लिखते हैं देन मेथड। देन मेथड के अंदर हमें पता है कि हमारे पास कोई रिस्पॉन्स आया होगा। ये जो रिस्पॉन्स आया होगा इसे हमने अपने फंक्शन के अंदर एक्सेप्ट कर लिया और फिर हम प्रिंट करवाएंगे console.log रिस्पॉन्स को। और लेट्स सपोज अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर हम कैच यूज़ कर सकते हैं। कैच के अंदर हमारे पास कोई एरर आ जाएगा एंड फिर हम प्रिंट करवा देंगे console.log
हमारा एरर ERR, इसको कर लेते हैं सेव। तो इस तरीके से हमने फेच फंक्शन में अपना URL भेजा, उससे एक रिक्वेस्ट गई तो वापस एक प्रॉमिस आया, और अगर प्रॉमिस सक्सेसफुली रिजॉल्व हो जाता है तो हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स को हम प्रिंट करवा रहे हैं, थोड़ा सा इसे शॉर्ट कर लेते हैं RES रिस्पॉन्स की तरह, एंड अगर कोई एरर आ जाता है तो फिर हम उस एरर को प्रिंट करवा देंगे। अब अगर इस कोड को रिफ्रेश करें तो जैसे ही हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ, हमारे लिए हमारा रिस्पॉन्स आकर प्रिंट हो गया। तो रिस्पॉन्स के अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स हमें दिखाई दे रही हैं। हमारा URL दिखाई दे रहा है, टाइप दिखाई दे रहा है, स्टेटस दिखाई दे रहा है कि 200, मतलब हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई। एंड इसके अलावा कुछ बॉडी जैसी चीज़ दिखाई दे रही होगी। बॉडी के अंदर हमें पता चल रहा है हमारे लिए कुछ रीडेबल स्ट्रीम है, यानी एग्जैक्ट जो डेटा है जो इस नेटवर्क टैब के अंदर फैक्ट में जाके ये रिस्पॉन्स के अंदर जो हमारा फैक्ट आया है, कैट्स हैव 3 आईलिड्स, ये वाला रिस्पॉन्स हमें दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि कंसोल के अंदर हमें कुछ अलग सा ही रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। रीडेबल स्ट्रीम इस तरीके का उसमें कुछ लिखा हुआ आ रहा है। अब उस डेटा को तो हम नहीं रीड कर पा रहे, बट हमें ये पता चल रहा है रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुल रही। बट यहीं पर अगर हम गलत URL को रिक्वेस्ट कर देते तो फैक्ट के सामने 2 लगा देते हैं, गलत URL, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो इस बार क्या है, इस बार हमारे पास एरर आ गया और इसने प्रिंट भी कर दिया एरर। क्या टाइप एरर है, फेल्ड टू कैच। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है क्या एरर आई हमारे पास, 404 एरर आया है, पेज नॉट फाउंड, यानी हमने गलत URL को रिक्वेस्ट किए। तो सही URL को रिक्वेस्ट करने पर इस तरीके का कुछ रिस्पॉन्स आएगा। अब ये जो रिस्पॉन्स है ये ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जो हमारे प्रोमिसेस होते हैं, मतलब फेच URL में हमारे पास जो प्रॉमिस आएगा, प्रॉमिस तभी रिजॉल्व हो जाते हैं जैसे ही हमारी API रिस्पॉन्स के साथ कुछ हेडर्स रिटर्न कर देती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्स था जो नेटवर्क के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्स है ये कंप्लीटली अभी हमारे पास नहीं आया, पर कुछ हेडर्स रिटर्न कर दिए अगर API ने, वैसे ही हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा, और जैसे ही प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया वैसे ही हमारे पास रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो अभी जो रिजल्ट है वो कंप्लीटली, इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि हम दाल बना रहे थे और दाल के अंदर जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया वैसे ही अज्यूम हो गया कि दाल पक गई है, बट एक्चुअली दाल पकी नहीं है, पर उसके अंदर मटेरियल तो सारा फिर भी अवेलेबल है। तो उस मटेरियल को एक्सेस करने के लिए हमें अपने डेटा को दोबारा पार्स करना पड़ता है। अब डेटा को पार्स करने के लिए मतलब हमारे पास एक रीडेबल स्ट्रीम है डेटा की। यहाँ रीडेबल स्ट्रीम कहने का मतलब है हमारे पास डेटा है बट हम उसे अभी पढ़ नहीं पा रहे। तो डेटा को पढ़ने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं response.json, और इस फंक्शन से हमारा डेटा रीडेबल बन जाता है, मतलब रीडेबल फॉर्मेट में आ जाता है। और ये जो फंक्शन होता है ये हमें दोबारा से एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। जैसे अगर console.log करवा कर देखें response.json, तो ये वाला जो मेथड है ये भी हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। रिफ्रेश करेंगे तो पहली हमारे पास रिस्पॉन्स वाली वैल्यू आ गई और दूसरा हमारे पास प्रॉमिस आ गया। ये हमारा प्रॉमिस है और प्रॉमिस के अंदर क्या है, रिजल्ट में एक ऑब्जेक्ट है। ये प्रॉमिस के रिजल्ट में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसी के अंदर हमारा पूरा का पूरा डेटा है। तो हम चाहें तो उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पर response.json लिख लेते हैं। response.json से हमारे पास एक प्रॉमिस आया, प्रॉमिस पर हम मेथड्स लगा सकते हैं। तो देन मेथड हमने लगा लिया अपने डेटा के लिए, इसके अंदर हम console.log कर लेते हैं अपना डेटा, इसको कर लेते हैं सेव। तो बेसिकली response.json के ऊपर हमने देन मेथड लगाया, उसमें डेटा एक्सेस किया और उसे हमने प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाएंगे तो अब हमारे पास प्रॉपर जेसन डेटा आएगा। रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा रिस्पॉन्स आया और ये हमारा जेसन डेटा आया। जेसन डेटा के अंदर एक हमारे पास फैक्ट है, एक हमारे पास लेंथ है। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। हम चाहें तो इस कोड को और थोड़ा सा रीफैक्टर कर सकते हैं। जैसे यहाँ से देन मेथड से हम रिटर्न कर सकते हैं response.json, और जैसे ही रिटर्न होगा उसके लिए एक और मेथड बना लेंगे कि जैसे ही ये वाला मेथड सक्सेसफुल हो जाएगा वैसे ही ये मेथड रन हो। मतलब यहाँ से अगर प्रॉमिस फुलफिल हो गया तो अब यहाँ इस वाले मेथड में जाएंगे, इस वाले मेथड में हमारे डेटा की वैल्यू हमारे पास आएगी, डेटा की वैल्यू आएगी तो console.log करके हम अपने डेटा को करवा देंगे प्रिंट। सेव कर लिया तो अब ये मेथड चेनिंग से हमारा कोड और ज़्यादा कॉम्पैक्ट दिख रहा है। इसका मतलब है फेच URL में अगर फेच यानी कुछ लेकर आना, अगर हमारे पास डेटा आ गया तो पहले तो रिजल्ट को प्रिंट करवा दो, फिर डेटा को पार्स कर लो, उसके बाद अगर वो चीज़ सक्सेसफुल हो गई तो अपने डेटा को प्रिंट करवा दो। रिफ्रेश किया तो इस बार रिस्पॉन्स आया, फिर हमारा डेटा आया। हम चाहें तो सिर्फ डेटा का फैक्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं। सेव एंड रिफ्रेश तो हमारे पास डेटा का सिर्फ फैक्ट प्रिंट होकर आ गया। तो इस तरीके से हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने किसी भी API को। यहाँ से रिक्वेस्ट गई,
फिर हमारे पास रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स को हमने प्रिंट करवा दिया यहाँ पर, या हम चाहे तो रिस्पॉन्स के साथ और भी डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट फैक्ट आ गया और उसे हमने प्रिंट भी करवा दिया, तो उसके बाद हम एक और रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए दोबारा से हम चेनिंग यूज़ कर सकते हैं। हम दोबारा से क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे फेच ऑफ यूआरएल, यानी इस सेम यूआरएल के ऊपर दोबारा हम रिक्वेस्ट भेजेंगे फेच यूआरएल से, और वो हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगी। इस रिटर्न प्रॉमिस को हम इस देन मेथड से रिटर्न कर देंगे एंड कैच करके एक और देन मेथड क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारा सेकंड रिस्पॉन्स कैच हो जाएगा, और इस रिस्पॉन्स से दोबारा से हम रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिटर्न कर देंगे। रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिटर्न होकर क्या करेगी, ये हमें एक और प्रॉमिस दे देगी। इस प्रॉमिस के अंदर दोबारा से हमारा वैलिड डेटा आ जाएगा, और इसे भी कैच करने के लिए हम दोबारा डेटा 2 को कैच कर लेंगे और कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करवा देंगे अपने डेटा 2 को। तो इस कंसोल डॉट लॉग को हटा देते हैं और यहाँ पर डेटा फैक्ट डॉट फैक्ट के साथ लिख देते हैं डेटा 1 इज इक्वल टू, एंड यहाँ हम लिख देते हैं डेटा 2 इज इक्वल टू डेटा 2 डॉट फैक्ट। तो क्या एग्जैक्टली किया इसको एक बार देखते हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट रिक्वेस्ट की, फर्स्ट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई तो जेसन फॉर्मेट में रिटर्न कर दिया, तो प्रॉमिस एक और कैच कर लिया डेटा के लिए, तो यहाँ पर हमारा डेटा 1 आ गया, उसको प्रिंट कर दिया और एक और रिक्वेस्ट की। जैसे ही रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स को कैच किया, उसे जेसन में कन्वर्ट किया, तो एक और प्रॉमिस ऑब्जेक्ट आ गई। फिर उस प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के डेटा 2 को कैच करेंगे और प्रिंट करवा देंगे अपने डेटा 2 को। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इस बार ये हमारे पास फर्स्ट डेटा आ गया एंड ये हमारा सेकंड डेटा आ गया। फर्स्ट डेटा में एक रैंडम फैक्ट आ गया, सेकंड डेटा में एक रैंडम फैक्ट आ गया। तो इस तरीके से प्रोमिसेस को यूज़ करके हम अपनी एपीआई कॉल्स को कर सकते हैं, और ये एपीआई कॉल्स बेसिकली एसिंक्रोनस है, यानी जावास्क्रिप्ट वेट नहीं करता इनके रिजॉल्व होने के लिए। यानी हमने लास्ट में अगर लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग आई एम हैप्पी, इस तरीके से कुछ हमने लिखा हुआ है, सेव एंड रिफ्रेश, तो पहले आई एम हैप्पी प्रिंट हो जाएगा और एपीआई कॉल्स बैकएंड में चलती रहेंगी, और जैसे ही एपीआई कॉल रिजॉल्व हो जाएगी वैसे ही क्या हो जाएंगी, उनका जो डेटा है वो आकर प्रिंट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारी कॉल्स एसिंक्रोनसली काम कर रही हैं, जावास्क्रिप्ट उन कॉल्स के रिजॉल्व होने का वेट नहीं कर रहा। तो यही एग्जैक्ट काम होता है प्रोमिसेस का। तो यहाँ पर प्रोमिसेस हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करने वाले कि कैसे प्रोमिसेस के साथ अब हम असिंक और अवेट के कॉम्बिनेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम अपने फेच को यूज़ करने वाले हैं विद असिंक एंड अवेट। तो असिंक एंड अवेट के कॉम्बिनेशन को हम सेम काम करने के लिए परफॉर्म करेंगे। तो अब असिंक एंड अवेट के कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एसिंक फंक्शन बना लेते हैं जिसको हम नाम दे देंगे गेट फैक्ट्स। तो ये हमें रैंडम फैक्ट्स ला कर देता है ये वाला फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, ये फेच यूआरएल को कॉल लगाएगा। तो फेच यूआरएल को कॉल लगाएगा तो हमारे पास कोई रिस्पॉन्स आ जाएगा और हम कंसोल डॉट लॉग करके इस रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा देंगे। तो ये हमने कर लिया। रिफ्रेश करेंगे, हम गेट फैक्ट्स को कॉल लगाएंगे, तो इस बार क्या होगा, अभी हमारे पास अनडिफाइंड आने वाला है। क्यों आएगा अनडिफाइंड? अनडिफाइंड इसलिए आएगा क्योंकि फेच यूआरएल को तो कॉल चली गई, पर जावास्क्रिप्ट क्योंकि सिंक्रोनस है तो वो वेट नहीं करेगा, वो प्रिंट करवा देगा रिजल्ट को। पर हो सकता है रिजल्ट अभी आया ही ना हो एपीआई से, तो उस केस में हमारे पास अनडिफाइंड आ सकता है। एंटर करेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास प्रॉमिस है, पर प्रॉमिस की वैल्यू अभी क्या है, प्रॉमिस की वैल्यू है रिजल्ट में अनडिफाइंड। यहाँ भी प्रॉमिस के अंदर क्या है, रिजल्ट में अनडिफाइंड, मतलब अभी हमारी एपीआई कॉल सक्सेसफुल नहीं हुई थी, इसीलिए रिजल्ट में आया अनडिफाइंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फेच के आगे अवेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एसिंक्रोनस कॉल है। तो हम क्या करेंगे, इस एसिंक्रोनस कॉल के कंप्लीट होने का वेट करेंगे और उसी के बाद अपने रिजल्ट को प्रिंट करवाएंगे। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे, दोबारा से गेट फैक्ट्स को कॉल लगाएंगे और इस बार हमारा जो वैलिड रिस्पॉन्स है उसे हम प्रिंट करवा देंगे। बट अभी दोबारा से ये जो वैलिड रिस्पॉन्स है ये अलग फॉर्मेट में आया है, तो हम इसे अपने वैलिड डेटा के अंदर कन्वर्ट करेंगे। दोबारा से अवेट कर लेंगे अपने रिस्पॉन्स डॉट जेसन को। हम रिस्पॉन्स डॉट जेसन के लिए भी क्यों अवेट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एसिंक्रोनस फंक्शन है, ये भी प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो इसके लिए भी अवेट करना ज़रूरी है। एंड फाइनली हम अपने डेटा को प्रिंट करवा देंगे। सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, गेट फैक्ट्स को कॉल लगाएंगे, तो ये हमारा प्रॉमिस आ गया एंड ये हमारा डेटा आ गया। हम चाहें तो डेटा के सिर्फ फैक्ट्स को प्रिंट करवा सकते हैं। रिफ्रेश किया तो फैक्ट्स की जगह फैक्ट, तो ये हमारा फैक्ट हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। अब जनरली अगर हमारा यूआरएल गलत हो, जैसे हमने फैक्ट 2 कर दिया, रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एरर्स आ सकते हैं। अब एरर से बचने का हमें तरीका पता है। हम क्या करते हैं, सारी की सारी कॉल्स को अपने ट्राई ब्लॉक के अंदर ऐड करते हैं।
तो ये हमारी ट्राई के अंदर आ गई एंड साथ के साथ एक कैच ब्लॉक बना लेते हैं अपने एरर्स के लिए और console.log कर देंगे हमारा जो भी एरर आएगा एंड ई को हम करवा देंगे प्रिंट। सेव कर लेते हैं। अब रिफ्रेश करेंगे तो गेट फैक्ट्स को कॉल लगाएंगे तो ये हमारे पास एरर्स आ जाएंगी और ये एरर यहाँ पर कैच हो गई। लेट्स सपोज इसके बाद भी अगर हमने कुछ लिखा होता console.log बाय, सेव, रिफ्रेश, तो वो चीज़ भी एग्जीक्यूट होगी, मतलब इस एरर के आने से हमारा कोड एग्जीक्यूशन रुक नहीं जाएगा। एंड इसके साथ अगर हम चेनिंग करना चाहते हैं, लेट्स सपोज हमें और भी डिफरेंट कॉल्स करनी है आगे की, तो हम क्या कर सकते हैं, सेम कोड यहाँ पर लिख सकते हैं। इस बार रिजल्ट 2 को लेकर आएंगे, डेटा 2, ये हो जाएगा रिजल्ट 2 डेटा 2 एंड दोबारा से एक और फेच करेंगे, उसे भी प्रिंट करवाएंगे। अपना लिंक ठीक कर लेते हैं, सेव एंड रिफ्रेश, गेट फैक्ट्स को कॉल लगाएंगे तो हमारे पास 2 रैंडम फैक्ट्स प्रिंट होकर आएंगे। तो इस तरीके से हमारी डिफरेंट कॉल्स को हम लिख सकते हैं और ये ज़्यादा रीडेबल फॉर्मेट होगा अपनी API कॉल्स को कॉल लगाने का, और ये ज़्यादा रीडेबल फॉर्मेट होगा अपनी API कॉल्स को रिक्वेस्ट भेजने का। लाइब्रेरी होती है जिसकी